हे गाइस, वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ दी सनी कौशल शो। मैं हूं सनी कौशल और आज हमारे साथ मौजूद हैं एकांश तनेजा एंड निकी कपूर तनेजा। इस पॉडकास्ट में हमने काफी इंटरेस्टिंग बातें करी रिगार्डिंग देयर जर्नी सो फार, टेक अवेज फ्रॉम देयर मैरिज, ऑनलाइन बिजनेसेस, फिटनेस एंड सो मच मोर। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स डाइव इनटू द पॉडकास्ट। वेलकम एकांश भाई एंड निकी टू द सनी कौशल शो। थैंक यू सो Thank मच। you सनी भाई for having us। तो भाई आप ये बताओ कि आप दोनों मिले कैसे? सबसे पहले लोगों को ये जानना है, आप स्कूल में मिले थे, कॉलेज में, जिम में या कहाँ पे? सब बता दो आज। भाई हम कैंटीन में मिले थे। कैंटीन में नहीं मिले थे, हम स्कूल में मिले थे। ये मेरे स्कूल में ऑलरेडी पढ़ता था एंड आई केम इन दैट मैं तेरे स्कूल इन स्कूल में पढ़ता 7th। था। हाँ मतलब मैं उसी स्कूल में था भाई शुरू से। ये 7th क्लास में आई थी। अच्छा। हाँ, तो जब मैंने इसे देखा था तो फिर मैं तो पहली नज़र में मुझे प्यार हो गया था इससे। इसको प्यार नहीं हुआ था, इसके दोस्तों ने प्यार करा दिया था मुझसे। तो इन्होंने बोला कि इसका एक दोस्त होता था सिमरनजीत, एंड उसने बोला अभी कि भी है भाई यार, अभी भी है वो दोस्त। मतलब है यार। और उसने बोला कि अरे अरे निक्की बढ़िया है, ऐसे करके पंप कर दिया और फिर इसको ऐसे हवा दे दे के प्यार करा दिया। बट फिर इवेंचुअली इसको सच में भी प्यार हो गया मुझसे। फिर इवेंचुअली जब मैंने ऐसे जाके मतलब सिमरन ने ही, मेरा जो दोस्त है, उसने इसको बता दिया था कि भाई तेरे को ऐसे ऐसे लाइक करता है, तो उसने मुझे बुलाया अलग से और मैं बड़ा खुश होके गया और इसने कहा आई लाइक समबडी एल्स। आर यू सीरियस? सही में? That's true। तब से फिर मेरा जो षड्यंत्र है वो शुरू हुआ इसको दोस्त बनाने का, फिर बेस्ट फ्रेंड बनाने का, फिर इसका सब कुछ सबसे धीरे अलग करा धीरे के प्यार खुद, में हाँ। पढ़वाने का गेम शुरू हुआ। तो 7th क्लास में आप दोनों सेम क्लास में थे पहले? हाँ सेम क्लास में। फिर हमारे सेक्शन शफल हो गए थे। फिर उसके बाद मैं इसका वन साइड लवर बन के घूमता रहता था स्कूल में और ये भूल गई थी मुझे। फिर 10th क्लास में वापस दोस्त बन गए थे। फिर 11th क्लास में बेस्ट फ्रेंड्स बन गए थे। और 11th क्लास में द केस की 10th में हम साथ में थे, 11th में मैंने साइंस लिया, इसने कॉमर्स लिया। अब इसको पता नहीं क्या चुल मची, इसने कॉमर्स छोड़ के साइंस ले ली जस्ट सो दैट ही कैन बी विद मी। मैं कॉमर्स विदाउट मैथ्स में था। हाँ। और मैंने नॉन मेड ले ली। और फिर मैं फर्स्ट टर्म में पहले तीनों सब्जेक्ट्स में फेल हो गया। क्रेजी। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स फेल, फिर भी जीत रहा था। कह रहा जहाँ जीतना था वहाँ जीत रहा था। तो आपने इनको पहले मना क्यों करा था 7th क्लास के अंदर? यार क्योंकि मैं जेन्युइनली मैं किसी और को लाइक करती थी तब। अच्छा। मतलब ऐसे यार वो न्यूबी क्रशेस होते हैं ना, हाँ। तो तब वो चल रहे थे। और 11th कह रहा, क्लास में "Fuck ऐसा yeah, क्या हुआ? उसके बाद fuck yeah, बेस्ट फ्रेंड बने शादी आप तो दोनों? मेरी हुई है।" तो फिर 11th क्लास में ये हुआ कि हमारी जो बेस्ट फ्रेंडशिप थी, वो फ्रेंडशिप जो बेस्ट फ्रेंडशिप में कन्वर्ट ऐसे हुई थी जब मैं इसकी हेल्प कर रहा था किसी और लड़के को गिफ्ट देने में। या अच्छा। हाँ। तो फिर तब हम बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। फिर इवेंचुअली जब मेरे पत्ते की बारी आई तब तक मैं कॉलेज में आ गया था और फिर मैंने पत्ता साफ कर दिया। नहीं, जब हम कॉलेज में भी आए तो हमारे स्कूल्स अलग हो गए थे, जिसकी वजह से हमारे बीच में थोड़ा डिस्टेंस बढ़ गया। हम रोज़ नहीं मिल रहे थे, अदरवाइज हम पूरा दिन साथ रहते थे, सुबह के 8 से रात के 8 बजे तक, क्योंकि स्कूल और फिर ट्यूशन्स सब कुछ साथ में करते थे। एंड देन कॉलेज में आके हम अलग हो गए, हमारे अलग अलग कॉलेजेस से, जिसकी वजह से हमारे बीच में काफ़ी डिस्टेंस आया, काफ़ी लड़ाइयाँ होने लग गई। एंड उसके बाद उन लड़ाइयों की वजह से हमें रियलाइज़ हुआ कि हम एक्चुअली नहीं रह सकते हैं दूर। एंड यही है भाई अब जो है। उस समय आपका शायद वेट ज़्यादा था उस समय पे? मैं यार देखो, ये तो सारी मजाक की बात होगी क्योंकि अब यहाँ पे यही सब सवाल आते रहते हैं, वेट ज़्यादा वेट कम था। मैं आपको एक्चुअली स्टोरी बताता हूँ। ये हुई थी कि जब मुझे पूरा विश्वास हो गया था कि अब मेरा नहीं हो सकता, चांस नहीं है, मेरे को बहुत साल हो गए इसको पसंद करते हुए। फिर जब मैं कॉलेज में आ गया था तब मैंने अपना लाइक मेरी फिज़ीक बहुत मुझे अच्छे रिजल्ट्स देने शुरू हो गई थी। एंड देन आई एक्चुअली फेल इन लव विद फिटनेस। ठीक है। तो मैंने सोचा कि भाई मैं फिटनेस को ही अपना प्यार बनाता हूँ और आगे बढ़ता हूँ, अपनी लाइफ में मूव ऑन करता हूँ, कब तक मैं इसके पीछे घूमता रहूँगा। तो फिर मैंने एक्चुअली मैं छोड़ दिया इसको चेज़ करना और फिर मैं अपनी लाइफ में बिजी होने लग गया, ये अपनी लाइफ में बिजी होने लग गया और हमारी बेस्ट फ्रेंडशिप भी कहीं ना कहीं फेड अवे होने लग गई थी। दैट्स व्हेन शी एक्चुअली स्टार्टेड रियलाइजिंग कि नहीं भाई, ये तो एक इम्पॉर्टेंट बॉन्ड है जो हमारी फेड अवे हो रही है। एंड देन शी स्टार्टेड चेजिंग दैट बॉन्ड। तो जब व्हेन शी स्टार्टेड चेजिंग दैट बॉन्ड, तब मैं बहुत टाइम तक ऐसा था कि ठीक है अब मैं मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ, अब मत चेज कर। मतलब ऐसे साइलेंटली, इसको बोल नहीं रहा था मैं, बट ऐसा मैं फील कर रहा था। मतलब एक ऐसे कोल्ड बिहेव करता था तब मेरे साथ। हाँ। क्योंकि ये ना तब ऐसे ही प्रेप लाइफस्टाइल चल रहा था इसका। हाँ। और मैं इसको फोन करती थी, चल यार चिल्ली पोटैटो खाने चलते हैं, तभी चलता नहीं था। एंड आई वाज लाइक कि भाई जो आदमी मेरे एक फ़ोन पे कभी भी कहीं भी आ रहा था, इसको क्या हो गया है? तो जहाँ पे हम छोले भटूरे, चिली पोटैटो, गोलगप्पे साथ में खाते थे, तो तब वहाँ पे मैं भाई मैं तो अपनी चिकन ब्रेस्ट खाऊंगा, तू देख ले, या फिर मैं आऊँगा ही नहीं, मुझे जिम जाना है, तो व्हाई डोंट यू जॉइन मी फॉर जिम। ऐसे करके मैं एकदम पोकर फेस cold हो गया में था। बात करने लग गया था इससे।
बट फिर वहाँ से बहुत टाइम तक जब इसने चेज किया तो फिर मेरा ट्रस्ट वापस से एस्टैब्लिश हुआ एंड दैट्स व्हेन वी गॉट टुगेदर वन फाइन डे. तो इसमें मोटे पतले का कोई ऐसा होता है ना, सपोज करो आप किसी को चेस कर रहे हो हाँ. तो एकदम से आपके मन में क्या आया कि आप छोड़ दिया एकदम से, पर यार उसमें रेजिस्टेंस पैदा होता है ना, बहुत डिफिकल्ट है वो चीज़ करना. नहीं, वो फिटनेस से आया मेरे अंदर. सही बताऊँ तो जब मैं 107 किलो का था तो तब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं इनकॉम्पिटेंट था लाइफ में बहुत, और सेल्फ एस्टीम की बहुत कमी थी मेरे अंदर. तो मुझे कुछ ज़्यादा ही ऐसा लगता था कि मैं एक इंसान पे डिपेंडेंट हूँ इनिशियली. बट जब मैंने फिटनेस में कदम रखा तो मुझे लगा कि नहीं भाई, मैं अपने ऊपर भी डिपेंडेंट हूँ और मेरी अपनी सेल्फ वर्थ है. और शायद और एक चीज़ स्टेपल थी मेरी लाइफ में कि अगर मैं इससे मूव ऑन भी कर रहा था, इसका मतलब ये नहीं था कि अब चलना अब तेरे साथ नहीं. ऐसे था कि मेरे को अब किसी के साथ ही नहीं आना, बिकॉज मुझे फिर आता ही नहीं था. मतलब मेरी प्रोग्रामिंग थी कि मैंने इसको सिलेक्ट किया अपनी लाइफ में या फिर मैंने फिटनेस को सिलेक्ट किया. तो अब मेरी लाइफ में वो दोनों है, वो तीसरा कोई नहीं था कभी भी. ऐसा था. मतलब हम अपनी अपनी जर्नीज में थे तब. तो हाँ, तो कॉन्फिडेंस मुझे फिटनेस से आया कि भाई ठीक है, अगर मैं निकी के साथ कभी नहीं भी आता लाइफ में, सो आई विल जस्ट कीप ऑन गोइंग टू द जिम, कमिंग बैक होम, ईटिंग माई स्टफ, बिल्डिंग माई बॉडी. दैट वाज माई प्लान. तो आपने यूजुअली देखा होगा जो लोग बोलते हैं कि शादी के बाद ना ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है, जब शादी हो जाएगी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, ऐसे ऐसे करके यूजुअली बोलते हैं लोग. मैंने बहुत लोगों को बोलते हुए सुना है. एट द सेम टाइम व्हेन आई सी यू बोथ, आप ग्रोथ आपकी होती ही जा रही है डेली बेसिस पे. यू आर डूइंग योर वर्क. तो क्या मतलब क्या ये मिसकंसेप्शन है, क्या है ये? फाइनली बेबी वो टाइम आ गया जो हम बातें करते रहते गाड़ी में बैठे बैठे फाइनली और हम सोचते रहते काश कोई हमारा पॉडकास्ट ले पूछ ले लेता. कोई हमसे यार. हमने एक्चुअली एक वीडियो भी बनाई थी इसके चैनल पे 50 मिनट की, एक ट्रिप से वापस आते हुए, कि हमने भी बहुत इश्यूज फेस किए थे शादी के बाद. मतलब हो सकता है शायद हम अलग ही हो जाते, ऐसे वाले भी वेव्स आए थे. बट देन लाइक शी वुड टेल यू आगे. बेसिकली मैं ये बताऊंगी कि ये जो मिथ है, मुझे ऐसा लगता है यार कि अगर आपको सही पार्टनर मिल जाए, और सही पार्टनर इनफैक्ट ये डेफिनेशन नहीं गलत है, कोई इंसान सही पैदा नहीं होता यार. कोई रूल बुक नहीं होती कि ओके हाउ टू बी विद एकांश तनेजा, मेरे को थोड़ा ना पता है. बट आप जब किसी इंसान के साथ रहते हो, कितना मैलेबल हो, कितना सीखना चाहते हो, कितना अपने ऊपर काम करना चाहते हो, उस पर डिपेंड करता है. एंड देन इवेंचुअली मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने अपने ऊपर बहुत काम किया इन इश्यूज़ को, या हमारी भी लड़ाइयाँ हुई हैं, बहुत गंदी गंदी लड़ाइयाँ हुई हैं. मतलब हाथ ऊथ तोड़े हैं, दरवाजे तोड़े, सब करा है हमने अपने अपने ठीक है, एक दूसरे के नहीं. बट इवेंचुअली हमें रियलाइज़ हुआ कि व्हाट आर वी डूइंग यार, क्या फ़ायदा इन चीज़ों का, और क्यों हम कर रहे हैं. हम एक अच्छी प्यारी लाइफ जी सकते हैं तो अपने ऊपर काम कर लेते हैं. एंड इवेंचुअली जब हम साथ आए 2018 में, ठीक है, एंड लाइक प्रॉपर डेटिंग काइंड ऑफ, एंड दैट वाज द टाइम हम मिड 2018 में साथ आए. एंड हम दोनों ही ओके चल रहे थे अपनी लाइफ में, कुछ पता नहीं था, अभी करियर एकदम सॉर्टेड नहीं था और इसका भी कुछ फाइनल नहीं था. एंड देन वी वर लाइक कि अच्छा क्या करना है आगे ज़िंदगी में. एंड 2019 वाज द ईयर जब सब कुछ एकदम बूम हो गया. तरुण गिल सर ने इसका इंटरव्यू लिया एंड एवरीथिंग वाज लाइक एकदम, ये मेहनत कर रहा था बहुत टाइम से, बट वही एक जैक मिल जाता है ना, तो वो लाइफ में मिल गया जनवरी में आती है. एंड समहाउ थिंग्स हैव बीन गुड सिंस देन. और शादी के बाद भी इट्स बिन फ्लरिशिंग. मैं तो जब से इसके साथ आई हूँ, माई ग्राफ हैज़ बिन गोइंग अप ओनली. तो मुझे लगता है कि सिनर्जी है यार, अगर आपका ये सही रहेगा ना और ये सही रहेगा तो फिर सब सही हो जाता है. भाई व्हाट आई फील इज कि इट डिपेंड्स कि आप अपने जो पार्टनर को चूज कर रहे हो वो कितना आपके साथ अलाइंड है. क्योंकि अगर सपोज आपके कुछ अनहील्ड पैरामीटर्स हैं आपके दिमाग में, आपके सोल में, और आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो उनको. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक ऐसा इंसान होता कि जिसको ये भी प्रॉब्लम होती कि भाई अगर तू अपने साइट पे गई हुई और तूने मुझे पूरे दिन मैसेज नहीं किया तो अब मैं तेरे से कलेश करूँगा बिकॉज आई हैव माई ओन पर्सनल ट्रॉमाज. तो हमारी क्या अबंडेंस होती ना लाइफ में, हम कहाँ फोकस कर पाते हैं कि भाई चल हम 1 घंटा जो मिल रहे हैं दिन में हम लड़ाई ना करें और हम साथ में रह लें, या लड़ाई भी कर रहे तो एक प्रोडक्टिव लड़ाई हो कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम थी, इस वजह से मेरा ये इमोशन स्टिम्युलेट हुआ, तो इस वजह से मैं तेरे से नाराज़ हूँ, तो अब इस चीज़ का आंसर मुझे दे दे और ये मुझे दे दे और वो लड़ाई 1 घंटे में सॉल्व हो जाए एंड देन वी मूव ऑन. तो इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप खुद भी कैसे इंसान हो. अगर आप हारे हुए इंसान हो तो आप हारते ही रहोगे. एंड व्हेन 2 विनर्स कम टुगेदर, जिनको पता है कि भाई अपने ऊपर जीतना क्या होता है और एक्चुअली में एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल के फिर उस प्रॉब्लम को साइड रख के पर्सनल लाइफ जीना क्या होता है, देन देयर इज ओनली विनिंग. वो सब स्टिग्मा है फिर कि शादी के बाद कुछ जीरो हो जाता है वो. और विनर भी कोई नहीं होता यार, मेरे को ऐसा लगता है बस अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस है. अगर आप किसी भी टाइप के इंसान हो, बट अगर आप अवेयर होना चाहते हो, एक्सेप्ट करना चाहते हो पहले अपने आप को,
तो फिर यार आप किसी और इंसान को भी एक्सेप्ट कर लोगे, चाहे जैसा भी है वो इंसान। पहले आपने फिजिक सही करी अपनी, उसके बाद ली BMW, बीमर ले ली, उसके बाद फिर पैसे से में सेटल हो गए, सब कुछ हो चुका है, अच्छा रिलेशनशिप भी है, तो फिर लोग बोलते हैं ना सब कुछ आने के बाद भी खुशी नहीं मिल रही होती, तो अभी चेज क्या है लाइफ में, फिर पर्पस क्या है लाइफ का? एग्जैक्टली भाई, ये वैसे तो आपने जूम आउट कर दिया सारा मेरी लाइफ को। हाँ, मैं इनका ये भाई सीधा सक्सेस से BMW आ गई उसके बीच में। हाँ, मैं जानना चाह रहा हूँ, फिर भी ये चीज़ बताओ आप। हाँ, वो फेज चल रहा है मेरा अभी। मुझे ऐसा लगता था आज से 4-5 साल पहले कि यार मेरा एक्स अमाउंट पे अगर मेरा बिजनेस पहुंच जाएगा, मेरे पास ये वाली गाड़ी होगी, मैं अगर फाइनेंशियली फ्री हो जाऊंगा तो, और या फिर मेरी बॉडी बन जाएगी तो मैं मतलब फिर कुछ बचेगा ही नहीं, फिर तो मैं खुश रहूंगा। बट लिटिल डिड आई नो कि मैं उसके आगे तो सोच ही नहीं रहा था कि भाई ठीक है, अगर मैं डेड एंड पे पहुंच गया तो उसके बाद मैं अपने दिन में खुश किस बात पे होऊंगा, क्योंकि सब तो अचीव कर लिया। तो मेरे थोड़े टाइम पहले फेज आ गया था कि मैं खुश हो ही नहीं रहा था। दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड विद दिस प्रेप देन, कि मेरे को अब एक बॉडी बिल्डिंग प्रेप पे जाना है, ये फिगर आउट करने के लिए कि मुझे एक्चुअली में खुशी मिलती किससे है। क्योंकि ना मुझे अब खाने से खुशी मिल रही थी, ना मुझे नशे करने से खुशी मिल रही थी, ना मुझे पैसे उड़ाने से खुशी मिल रही थी, मुझे डोपामीन आ ही नहीं रहा था किसी चीज़ से। बट जब आप बॉडी बिल्डिंग या कि कोई भी टाइप का स्पोर्ट्स प्रेप करते हो तो आप अपनी लाइफ में ना एक ऐसी फोर्स्ड रिस्ट्रिक्शन और लिमिटेशन काइंड ऑफ थिंग सेट कर देते हो जहाँ पे आपको फील होता है कि मुझे एक्चुअली में इस चीज़ की ज़रूरत है जो मुझे नहीं मिल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरी लाइफ में रियल हैप्पीनेस मुझे मिलती है फिजिकल एनर्जी ड्रेन करने से जिम में, या फिर कोई एक न्यू एबिलिटी अनलॉक करने में अपने दिमाग की, जिसकी वजह से मैं एक्चुअली में इस चीज़ से फ्री फील करता हूँ कि मेरी बीमर मेरे से छिन भी जाए या मेरा बिजनेस इवेपोरेट भी हो जाए या मैं अकेला जंगलों में भी चला जाऊँ, तो मुझे सिर्फ चाहिए कि मैं सुबह उठ के फिजिकली एक्सरसाइज कर पाऊँ, खाना खा पाऊँ और टाइम पाऊँ। बस ये मेरी लाइफ की खुशी है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। बट लोग आपको नहीं लगता चेज ही करे जा रहे हैं उस तरीके से? फिर पता नहीं चेज कर क्या रहे हैं, सब कुछ करके देख लिया, तो व्हाट यू विल से टू दोस पीपल? आई वुड से कि ये सोचो पहले कि उसके बाद क्या, मतलब ये मत सोचते रहो कि वहां पहुंच जाऊंगा तो उसके आगे क्या, मतलब ये होता है ना कि वहां पहुंच Ultimate aim जाऊंगा क्या है हाँ, life क्योंकि का? वो चेंज होता ही रहेगा। बीमर में क्या मतलब कहाँ घूमने जाओगे, मैंने बीमर तो ले ली पर अब मैं जाऊं कहाँ, है ना, वो भी तो पता होना चाहिए कि अब मजे करने जाना कहाँ है। नो एक्चुअली मतलब ये बीमर में बहुत बैठे फनी रहोगे। बात है हाँ। कि एक मतलब लड़के बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं गाड़ियों से, ठीक है, ही वॉज स्लाइटली ऑब्सेस्ड, मैं कहूँगी ज़्यादा नहीं, मतलब ही वॉज नॉट लाइक दूसरे लड़के जैसे बहुत ही क्रेजी हो जाते हैं, ही वॉज ठीक है कि हाँ ले लूँगा। बट आप मानोगे उसने जब से BMW ली है, इससे ज़्यादा या तो मैंने चलाई है या ड्राइवर ने चलाई है। इसके पास टाइम ही नहीं होता, ये यूजुअली काम कर रहा होता है उसमें बैठ के। तो अल्टीमेटली वो गाड़ी ठीक है, वो नीचे खड़े हुए वैलिडेशन तुम्हें दे रही है कि यार ठीक है कुछ उखाड़ा लाइफ में, बट खुशी नहीं देती है गाड़ियाँ। मैं ऑनेस्टली भाई जिम पैदल जाता हूँ स्टेप्स करने के चक्कर में, ठीक है, मुझे उसमें ज़्यादा खुशी मिलती है। मैं रेयरली गाड़ी में जाता सिर्फ हूँ मेरे साथ जब जिम जाना होता है तो गाड़ी में जाते हैं, वरना पैदल जाते हैं। हाँ, रेयरली जाता हूँ मैं। और मुझे पहले ऐसा लगता था कि यार जब मेरे को BMW लेनी थी तब मैंने 100 रीजंस इसको दिए थे कि यार ऐसे एनालिसिस करते हैं कि फिर लाइफ में ना ये होएगा, यहाँ जाएंगे तो ऐसे होगा, यहाँ जाएंगे तो यहाँ टोरा हो जाएगा, जिम के नीचे गाड़ी खड़ी करूँगा तो ऊपर से लोग देखेंगे कि मेरी गाड़ी है, ये वो है। भाई गाड़ी लेने के बाद फील ही नहीं आई वो कि मेरे को ये करना है, क्योंकि मुझे सीरियसली एम्बैरेस्ड फील होता है, सही बताऊँ तो, कि अगर मैं जिम के नीचे, मैं जिम से दूर गाड़ी खड़ी करके आता हूँ अगर मैं गाड़ी में चला भी जाऊँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जिम के नीचे खड़ी करूँगा तो सारे लोग बस फिर यही बात करते रहेंगे कि ये कांच की गाड़ी है। तो तब ये मैंने सोचा नहीं था जब मेरे पास गाड़ी नहीं थी। अब मेरे पास गाड़ी है तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई मेरे बारे में बात मत करो। वो ये नहीं कहते ना ये कांच की गाड़ी है, वो ये कहते हैं पता ही नहीं क्या काम करता है, यूट्यूब से पैसे आते होंगे, बाप की कमाई होगी, ये होगा वो होगा। कोई सीधे कोई अच्छा कह ही नहीं पाता यार। कौन कहता है कि यार ये कांच बहुत हार्ड वर्किंग बंदा है, पूरा दिन घिसता है और फिर गाड़ी लिया है। तो एक्चुअली में जिन लोगों की आप वैलिडेशन लेने की कोशिश कर रहे हो, कि जो आपको लगता है कि आपको वैलिडेशन मिलेगी, वैलिडेशन नहीं, आपको सिर्फ एक जेलसी काइंड ऑफ स्टेटमेंट सुनने को मिलेंगी, क्योंकि वो अनफुलफिल्ड बंदे हैं। और एंड में आपको ये लगेगा कि भाई तुझे अपने आप से ही वैलिडेशन अगर चाहिए थी कि प्रेप करके तू अपने आप पे ही प्राउड फील कर रहा है रात को और उसी से तेरे को खुशी मिल रही है, तो साले ली क्यों तूने फिर BMW? फिर तो होंडा सिटी भी बढ़िया ही थी। तो ऑल्टो भी बढ़िया थी। हाँ, बट ये है कि देखो मैंने BMW क्यों ली, ये इस पे भी मैं क्लियर हो गया। BMW लेने के बाद वो मेरे अबंडेंस माइंडसेट को अनलॉक करती है कि भाई इतना नहीं सोचा, लेनी थी तो ले ली। ऐसे ही वो एटीट्यूड मेरे एफर्ट में भी रेजोनेट करता है कि इतना नहीं सोचा, प्रेप करना था तो कर लिया, और इतना नहीं सोचा
जीतना था तो जीत गया, तो ऐसे ही मैं एक दिन मेरा प्रो कार्ड आ जाएगा तो मैं कहूँगा भाई इतना नहीं सोचा, प्रो कार्ड जीतना तो जीत लिया, तो वो वाले फीलिंग को नर्चर करती है वो। आई थिंक वो चीज़ एक ओनली मंत्रा है एक आंच की लाइफ में जो मैंने मतलब देखा है। हम लोग ना मोस्ट ऑफ द पीपल, मुझे ऐसा लगता है कि हम ना कुछ करने से पहले सोचते रह जाते हैं क्योंकि हम अपने दिमाग में अबंडेंट नहीं होते हैं। एंड इसके अंदर एक ये चीज़ है कि ये अंदर से बहुत अबंडेंट फील करता है, तभी वो ऐसी चीज़ें करता है एंड इवेंचुअली वो एक्शंस में भी रिफ्लेक्ट करता है, चाहे वो प्रेप करना है, चाहे वो डाइट करना है, चाहे वो वर्कआउट ही करना है जो कि इतना मुश्किल है। 75 मिनट्स कार्डियो चल रहा है, 3-3 घंटे के वर्कआउट चल रहे हैं, वो आपका दिमाग पैटर्न ही भूल जाता है ना सोचने का और एंटिसिपेट करने का कि अच्छा कर रहे हैं नहीं करें क्या होगा आगे। तो मेरे को यार ये पूछना है कि जब हम ये सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे और हम तरीके से वो चीज़ कर नहीं पा रहे थे जो हमें करनी है, तो आपका माइंडसेट वो कैसे खुला? क्योंकि भाई- आपने बोला निक्की ने आपको सपोर्ट करा, ठीक है, एट द सेम टाइम फिर भी तो चीज़ चल रही होती है यार, मैं अपने आप को ऐसा क्यों दिखाऊं? आपकी ट्रू सेल्फ अगर बाहर आ गई ना तो हर बंदा फेमस हो सकता है मेरे हिसाब से। एग्जैक्टली। पर वो ट्रू सेल्फ ला नहीं रहा होता जस्ट बिकॉज वो आई नहीं रही होती, डर जाता है कैमरे के सामने बंदा आते ही। वो बताओ एक बार। आप सही कह रहे हो बिल्कुल, यही सीक्रेट सॉस है भाई कि लोगों को लगता है कि लाइक से फॉर एग्जांपल निकी को ले लो आप, अभी ब्लो कर रही है सोशल मीडिया पे, जब से इसने ये रियलाइज़ किया अपने अंदर से इसका माइंड एंड मसल कनेक्शन बन गया है कि मैं जैसी हूँ मेरे को वैसी ही बात करनी है। तो पहले क्या होता था, जैसे सपोज ये मेरे से बात कर रही है, अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ और एकदम से कैमरा ऑन हो, मैं भी पहले ऐसे ही था। मैं आपको 2019 की ना क्लिपिंग भेजूंगा अपनी, यहाँ पे आप लगाना। उसमें क्या है कि मैं नॉर्मली निकी से ऐसे बात करोगे, यार मेरे को ना अपने ना प्रोटीन केक पे ऐसे वीडियो बनानी है, वो कैमरा ऑन होते ही hey guys, so I have just created this protein, बफरिंग हो रही है मेरे दिमाग में साथ साथ कि भाई मैं Loading कर रहा थोड़ा है। स्टाइलिश लगूं, लोग मेरे बारे में ये ना सोचे कि भाई मैं बिल्कुल ऐसे देसियों की तरह बोलता हूँ, ये वो है मेंटल बैरियर्स ये वो। बट जब बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं जिन लोगों से बात कर रहा हूँ वो भी निकी जैसे इंसान ही है, तो अगर निकी मुझे एक्सेप्ट कर रही है ऐसे ही और वो वैसे एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि भाई मैं ऐसे एक्सेंट बना के क्यों बोल रहा हूँ, तो वैसे ही मुझे पूरी दुनिया भी एक्सेप्ट क्यों करेगी। तो इसलिए मेरी रीच ही नहीं आती थी। फिर जिस दिन मैं खुला, मतलब एक दिन ऐसा नहीं हो कि मैं एक ही दिन खुल गया, बट एट द सेम टाइम आप चाहते हो ना कि मैं हर समय लोगों को परफेक्ट दिखूं, इसलिए तो आप नहीं कर रहे होते। यही आप तो भी नहीं चाहते ना। यही कर रहे होते ना। अटैचमेंट चाहिए भाई लाइफ में कि अगर मैं अभी अगर मेरे ऑयल भी आ रहा है या फिर मेरे पता नहीं शर्ट मेरी आयरन है कि नहीं है, मैं निक्कर पहन के आ गया पॉडकास्ट पे, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बिकॉज आई वांटेड टू डू इट। और अगर मैं कंफर्टेबल हूँ तो लोग मेरे साथ रेजोनेट कर लेंगे मेरी एनर्जी से, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी यही चाहते हैं कि उन्हें भी पूरी दुनिया ऐसे ही एक्सेप्ट करे जैसे वो हैं। सो परफेक्शनिस्ट तो कोई भी नहीं है। जो भी परफेक्शन को चेज कर रहा है वो एक्चुअली में एक फॉल्स एंटिटी को चेज कर रहा है जिसको कोई नहीं चेज कर रहा। क्योंकि परफेक्शन आप तभी चेज करते हो जब आप एक्चुअली में कुछ करना स्टार्ट करते हो और फिर आप अपनी गलतियों को देखते हो और फिर सोचते हो कि अच्छा ये चीज़ मैं गलत कर रहा था तो यहाँ से मैं इस चीज़ को सही करता हूँ। एंड दैट इज़ द नेम ऑफ द गेम, नो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। तो वहीं पे निकी की जो मैं बात कह रहा था आपको कि अगर आप इसकी कोई पुरानी 2017 या 16 की प्रोफाइल पे जब स्टॉक करोगे इसको, जब आप जाओगे तो ना ये फोटोज़ खिंचवाते टाइम भी ना अपनी शक्ल छुपा लेती थी। लाइक ये नीचे देख रही है या अपनी नाक छुपा लिया, अपने दांत छुपा लिया, कुछ कर लिया वो कर लिया। इनिशियली जब हम रिलेशनशिप में आए हमारी लड़ाइयाँ इस चीज़ पे होती थी कि भाई जस्ट लेट इट ब्लो, कोई दिक्कत नहीं है वो। और आज देख लो, आप देखो, हाँ, आज वीडियो में जब फाड़ती है जिस तरीके से बोलती है उसी वजह से ये लोग इससे रेजोनेट हो रहे हैं और लोग सोच रहे हैं कि भाई ये बंदी हमारा घर तगड़े तरीके से बनाएगी क्योंकि ये तो हमारी तरह ही बात करती है। या मैं तो ये बट कहूँगी आपके लिए क्या प्रोसेस था? मतलब इन्होंने आपको बोला होगा, आपके लिए फिर भी तो डिफिकल्ट है ना उस शेल से निकलना। बहुत मुश्किल। वो मेरे समझाओ, को लगता कैसे है आप कि निकले? मेरे को आई एम somebody who has taken so much time, like 3-4 years to come out of this shell. मैं इतनी परफेक्शनिस्ट काइंड ऑफ बंदी हूँ यार। मैं आर्किटेक्ट हूँ, ठीक है, मेरे को मेरी पर्सनालिटी, मेरे को जो पढ़ाया जाता है, मेरे को जो सिखाया जाता है कम्स फ्रॉम परफेक्शन, कि भाई एक लाइन भी मारनी है तो वो सीधी होनी चाहिए। तो दैट काइंड ऑफ मेंटालिटी में से आना और इम्परफेक्शंस को दिखाना, बिकॉज एवरीबडी इज़ इम्परफेक्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे अभी अपना मेकअप बैग साथ लेके आ सकती थी, अपना पूरा टाइम डैब कर सकती थी, कुछ कर सकती थी, बट यही चीज़ मेरी ब्रेक हुई पिछले कुछ सालों में। लाइक इनफैक्ट 6-7 महीने ही हुए हैं इनफैक्ट। वरना मैं यहाँ बात करने लायक भी नहीं थी यार। मैं ऐसे अभी बहुत नॉर्मली आपसे दोस्त की तरह बात कर रही हूँ, पहली बार मिली हूँ आपसे। मैं ये भी नहीं कर सकती थी क्योंकि मुझे लगता था यार मैं ऐसे बोलूँगी तो मैं ऐसी लगूंगी, कहीं मेरे बाल अजीब तो नहीं लग रहे, कहीं मेरे दांत अजीब तो नहीं लग रहे, कहीं मैं मोटी तो नहीं लग रही। सबके दिमाग में आते हैं यार ये थॉट्स। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये सबके साथ हो रहा है ना, सब नंगे हैं यार यहाँ पे। जो आप भी एक नॉर्मल इंसान हो, मैं भी एक नॉर्मल इंसान हो, आप भी वैसी रोटी खाते हो हाथ से तोड़ के जैसे मैं खाती हूँ, तो फिर क्या छुपाना है, क्या करना है, सब एक जैसे हैं।
तो क्या शर्म और क्या क्या एकांश सोचना भाई है? की कोई बात आपके दिमाग में लगी जब जाके चेंज करा आपने ये सब चीजें, यार ये एक नहीं बहुत, है ना? मतलब सपोर्टिव। मेरे बहुत को रुलाया मेरे मैंने को इसको, रोने लग जाती थी कैमरा के आगे। मेरी सारी आर्किटेक्चरल वाली रील्स, इनफैक्ट सारी रील्स अभी की पिछले 5-6 रीलों से पहले तक भी, मेरे सामने एक आंच खड़ा होता है, वो मुझे बताता है कि मैं नॉर्मली कैसे बात करती हूँ, हाँ ताकि मैं अपने नॉर्मल सेल्फ की तरफ बोलूँ। क्योंकि मैं जब कैमरा ऑन होता है तो मैं बोलती हूँ कि टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू, ऐसे करके मैं बोलती थी, चेंज होती तो है, मैं साइड ही एकदम चेंज हो जाती थी। That is तो true ये मुझे भाई। याद दिलाता था एवरी सेंटेंस पे, अभी तक भी। इट्स नॉट वेरी फार, लाइक कुछ महीने पहले ही यार। तो मुझे लगता है कि एवरी डे टेक्स रिमाइंडर एवरी डे कि यार जस्ट बी योरसेल्फ। पर बी योरसेल्फ वही वर्ड है, पर वो करना बहुत डिफिकल्ट है। बहुत मुश्किल है। ये वर्ड बहुत सिंपल लग रहा है। हाँ ये तो है भाई, मैं कभी कभार मैं खुद भी भूल जाता हूँ, और फिर जब मेरी एक वीडियो फ्लॉप जाती है तब मुझे रियलाइज़ होता है कि अच्छा इसके अंदर मैं यहाँ पे आई वॉज नॉट माई सेल्फ, जिसकी वजह से ये हुआ। बस एक ही रीज़न है, रेलेवेंस हमेशा तभी आएगी जब आप खुद जो हो ना आप वही बनोगे। अगर मैं आपकी तरह भी बोलना शुरू कर दूंगा तो ह्यूमन ब्रेन वुड कम टू नो दैट ह्यूमन ही तो मैं देख रहा है, तो उसको पता लग जाएगा कि भाई ये बंदा ये कुछ बन रहा है, ये है नहीं है, ही इज जस्ट ट्राइंग टू प्रिटेंड। मेरे को एक और बात पूछनी थी कि बहुत सारे लोग ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, जो सपोज करो 130 kgs के हैं, 115 kgs के हैं, XYZ। एट द सेम टाइम वो 100 बार ट्राई कर चुके होते हैं पहले, फिर वो एकांश तनेजा के साथ जुड़ते हैं। तो ऐसा क्या एकांश तनेजा उनको बोलता है कि उनको ट्रांसफॉर्मेशन हो पाती है? भाई मैं उनको क्लैरिटी देता हूँ डे 1 पे ही। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे पास एनरोल हो गए तो मैं सबसे पहले आपको ये कहूँगा कि भाई आपकी लाइव लोकेशन क्या है, आपको बॉडी वेट क्या है, आपको कैसा दिखना है, मुझे रेफरेंस भेजो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर मुझे बॉडी फैट परसेंटेज बताओ। आपने मुझे रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन दे दी, तो लाइक लेट्स डू अ लाइव थिंग, ठीक है? तो मैं आपसे पूछता हूँ सनी भाई आपका क्या गोल है? मेरा गोल है भाई लीन फिजिक। लीन फिजिक, आपको एब्स चाहिए? एब्स चाहिए। और अभी आपका बॉडी वेट कितना है? अभी है 83। 83 आपके विजुअल के हिसाब से, क्योंकि आप मेरे सामने बैठे हो, नहीं तो मैं आपसे फोटोज मंगाता, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका बॉडी फैट परसेंटेज कहीं ना कहीं 18 से 20% है अभी। हाँ, अभी मैंने 36 डे है मेरा ट्रांसफॉर्मेशन का। हाँ। पर जब स्टार्ट करा था तब था मेरा 28.6, तो मेरा 24 के अराउंड है। वो लग नहीं रहा आपको, पर मैं हूँ। नहीं तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ हाँ। कि अगर सपोज मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपका बॉडी फैट परसेंटेज 18 से 20% है, लेट्स से कि 20% है, ताकि हमारे को एक रिलेटिव स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाए। अब आपको यहाँ से जो आपका गोल है, एटलीस्ट आपको 8 से 9% बॉडी फैट गिरना है, ठीक है? तो पहला फेज हमारा माइलस्टोन बेस्ड होगा कि चलो 8 से 9% बॉडी फैट पे फोकस करते हैं गिरने पे। तो अब अगर आपका क्या वेट बताया था आपने मुझे? 83 है ना? तो 83 में से मैं कहूँगा कि सनी भाई लेट्स टेक अ गोल ऑफ रिड्यूसिंग 8 kgs, क्योंकि हमने 8% बॉडी फैट गिरना है, तो हम राउंड ऑफ 10% लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा मसल भी और पानी भी निकलेगा। तो लेट्स टेक कि भाई 80 kgs में से 10% हो गया 8 kgs, तो 8 kgs रिड्यूस करने में फोकस करते हैं। अब मुझे ये जानना है कि आपका हंगर टॉलरेंस कितना है, कि आपका रिलेशनशिप विद फूड कैसा है, क्योंकि उसके बेसिस पे मैं आपका वीकली वेट लॉस गोल डिसाइड करूंगा। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई कैसा है खाने के साथ रिलेशन, कितना पसंद है खाना आपको? सही है भाई, नॉर्मल। मतलब आपको बहुत कितनी भूख लगती है आपको? नॉर्मल। मैं कम भूख से भी रह लेता हूँ, मतलब ज़्यादा नहीं खाता मैं। हाँ ठीक है। तो आपका फास्टिंग रिकॉर्ड क्या, आज तक कभी इंटरमिटेंट फास्टिंग करी है? नहीं करी? नहीं। तो मैं आपको सबसे पहले तो टेस्ट करूंगा कि ठीक है, मैं आपको देता हूँ 16 आवर फास्टिंग गोल, एक हफ्ता हम फास्टिंग करके देखते हैं। उसके अंदर मैं आपके रिस्पॉन्सेज देखूंगा कि ये बंदा भूख में कैसा रिएक्ट कर रहा है। मैंने जैसे ही फिगर आउट कर लिया, अब फॉर एग्जांपल ये चीज़ करते हैं कि आपका फूड रिलेशनशिप ऐसा है कि ज़्यादा अटैच नहीं हो आप फूड से, सो आई वुड से भाई कि इनिशियली अग्रेसिव जाते हैं और हम एक गोल बनाते हैं 1 kg पर वीक का। वैसे सस्टेनेबल गोल होता है 0.5 टू 0.8 kg ड्रॉप करने का बॉडी फैट, जिसपे आपको ज़्यादा हंगर इश्यूज भी नहीं होंगे और एनर्जी लॉस भी नहीं होगा और आप जिम में अपने नंबर्स भी नहीं गिरोगे। पर अगर आपका रिलेशनशिप विद फूड सही है और आप डिटैच्ड हो फूड से, तो मैं कहूँगा 1 kg पर वीक गिरते हैं, जिसमें आपको भूख भी ज़्यादा नहीं लगेगी और आप जिम में भी अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। अब अगर हमें 1 kg पर वीक गिरना, तो मतलब आप 8 हफ्ते में अपने गोल पे पहुँच जाओगे, राइट? बट इट्स नॉट दैट ट्रू, क्योंकि यहाँ पे बीच में फकअप्स भी होंगे, चीट डेज भी होंगे, सब कुछ होंगे। तो मैं उसका पहले से ही डिसाइड कर लूँगा कि भाई देख, पहले के 14 दिन मुझे एग्रेसिव चाहिए, जिसके अंदर हम 2 किलो गिरेंगे, एक हफ्ते में 1 किलो गिरेंगे। अगर तूने मुझे 14 दिन में 2 kgs गिर के दे दिया, तो मैं तेरे को माइलस्टोन बेस्ड चीट डे दूंगा, या फिर मैं तेरे को डाइट ब्रेक वीक दे दूंगा, जहाँ पे हम वेट लॉस रेट को 1 kg से 0.5 kg पर वीक पे ले आएंगे। तो अब मान लेते हैं कि अगले 14 दिन पे फोकस करते हैं। अब पूरा तोड़ दिया मैंने पूरे वेट लॉस को। अब 14 दिन में अगर आपको 2 kgs गिरना है और अगले 6 दिन में आपको 1 kg गिरना है, तो इसका मतलब है राउंड ऑफ आपको 8000 कैलोरीज बर्न करनी है अगले
6 से 7 दिन में, जिसका मतलब है 1100 से 1200 कैलोरीज डेली बर्न करनी है। अब मेरे को आपका मेटाबॉलिज्म पता होना चाहिए, मेंटेनेंस कैलोरीज। वो कैसे पता चलेगा? क्विक एस्टिमेशन मेथड भी कर सकते हैं कि अगर आपका बॉडी वेट 80 है तो मैं कहूँगा कि भाई आपके मसल मास के हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको करूँगा 2.5 से मल्टीप्लाई। हाँ। तो वो राउंड ऑफ 2100-2200 के आसपास आपका मेंटेनेंस कैलोरीज आ जाएगा। मैं आपका 2100 कैलोरीज का डाइट प्लान नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे उसमें से आपका डेफिसिट भी क्रिएट करना है, क्योंकि मुझे आपको 1200 कैलोरी बर्न देना है डेली का, जिसमें से मैं चाहूँगा कि भाई मैं 300 से 400 मैक्सिमम कैलोरी बर्न आपका डाइट से दे दूँ। तो आपको मैंने 1700 कैलोरीज का प्लान दे दिया, जिसमें आपका 400 डाइट से बर्न हो रहा है। 10,000 स्टेप्स आप अलग से चल रहे हो तो 250-300 कैलोरीज आपकी वहाँ से बर्न हो रही हैं। 30 मिनट्स ऑफ 115 to 130 BPM एवरेज हार्ट रेट, जोन 1 से जोन 2 के बीच में आप कार्डियो कर रहे हो तो 300 कैलोरीज आपकी वहाँ बर्न हो रही हैं। बची हुई कैलोरीज आप ट्रेनिंग से बर्न कर रहे हो, तो गारंटीड आपका अगले 6 दिन में 1 किलो गिर जाएगा। अगर वो गिर जाता है और मेरी कैलकुलेशन काम कर जाती है तो मैंने आपकी बॉडी को हैक कर लिया। तो ऐसे हम आगे चलते हैं, तो फिर उनको हर 6 दिन में रिजल्ट दिखता रहता है, उनका कॉन्फिडेंस मेरे पे बढ़ता रहता है, मैं उनकी बॉडी को रेगुलेट करता रहता हूँ। सो दैट यार बहुत सारे लोग जिम में आते हैं, 6 साल पहले मैंने उनको वर्कआउट करते हुए देखा था, सेम दिख रहे थे, कर रहे हैं, हैवी वेट उठा रहे हैं, सब कुछ है, पर एट द सेम टाइम बॉडी वैसी की वैसी ही है। तो मेरे हिसाब से गेम ये डाइट की है। नहीं, डाइट फिर गेम सारी फोर्स आउटपुट की है, कि अगर आप जो जिम में एक्चुअली में जिस तरीके से अपने वर्कआउट लॉग शीट में नंबर्स को मेंटेन कर रहे हो, वो आपकी बॉडी शेप डिसाइड करेगा। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मुझे सनी भाई को बड़े शोल्डर्स, नैरो वेस्ट, बड़े ट्राइसेप्स और अपर चेस्ट चाहिए, क्योंकि बॉडी तो आप लड़कियों के लिए बना रहे हो ना, है ना? नहीं भाई, अपने लिए। जस्ट किडिंग। बट एक अट्रैक्टिव फिजिक के लिए हर एक लड़के का सबसे पहला गोल ये होता है कि भाई बड़े शोल्डर्स, बड़े लैट्स और बड़े ट्राइसेप्स हों, बाकी सारा सेकेंडरी होता है, टू बी ऑनेस्ट। तो मैं ये चाहूँगा कि भाई उसके वर्कआउट लॉग शीट में उसके जो ट्राइसेप, शोल्डर, अपर चेस्ट और लैट्स, इसकी जो पीक स्ट्रेंथ हम अचीव कर चुके होंगे कुछ हफ्तों में। लाइक फॉर एग्जांपल, ये मेरी पीक स्ट्रेंथ है, तो वो थ्रू आउट द श्रेड मेंटेन्ड रहे या फिर से 10 से 20% गिरे। अगर वो बंदा वो मेंटेन कर लेता है फोर्स आउटपुट, चाहे वो स्लीप क्वालिटी से हो, चाहे वो वर्कआउट से पहले नैप लेना हो या अच्छा प्री वर्कआउट मील लेना हो या जो भी स्मार्ट टेक्निक्स हो, अगर वो फोर्स आउटपुट मेंटेन कर लेता है तो उसकी शेप हमेशा उस बंदे से बेटर रहेगी जो बंदा सिर्फ गो थ्रू द मोशंस करता है जिम में जाके कि भाई पंप आ गया बढ़िया और वेट कम होता जा रहा है, मैं डाइट करता जा रहा हूँ और मैं हो गया हूँ भैया एक स्किनी बिच। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द डाइट, इट्स अबाउट हाउ यू ट्रेन यार। एंड ऑल्सो आपने अभी अगर नोटिस करा हो, अगर एकांश ने बोला कि इस बंदे को मेरे को 1200 कैलोरीज का डेफिसिट देना है, मैंने 300 कैलोरीज का डाइट से दिया, मैंने 10,000 स्टेप्स बोले तो उससे मेरा 200-300 कैलोरी आया, कार्डियो बोला 200-300 कैलोरी आया और ट्रेनिंग से 200-300 आया, ऐसे करके 1200 कैलोरीज करा। आपने देखा यार ये बंदा ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी कर रहा है, हैवी लिफ्ट कर रहा है। हैवी लिफ्ट करना और कैलोरीज बर्न करने में फ़र्क है। वो हैवी लिफ्ट करके 1 घंटा, मतलब एक लिफ्ट किया, एक सेट मारा 10 रेप्स का, हैवी लिफ्ट किया, उसके बाद गप्पे मार ली 20 मिनट खड़े होके, फिर एक और सेट किया, हैवी लिफ्ट किया, गप्पे मार ली। ये क्या ट्रेनिंग है? ऊपर से फिर वो कार्डियो क्या कर रहा है, फिर वो खाना क्या खा रहा है, ऊपर से फिर वो स्टेप्स क्या चल रहे हैं। पूरा दिन वो लाले की तरह अपने गल्ले पे बैठा हुआ है, चल रहा नहीं है, खा रहा है वो समोसे, टिक्कियाँ। तो कहाँ क्या बॉडी और क्या बनेगा उसका? मतलब मेरा कुछ और मतलब था। वैसे मेरा ये मतलब था कि अगर 2 बंदे सेम डेफिसिट पे हैं और एक बंदा 8 वीक्स लेटर बीइंग इन दैट डेफिसिट अपने वर्कआउट लॉग शीट में नंबर्स को मैक्सिमम मेंटेन कर लेता है, जैसे कि मैं अपने प्रेप पे 40 किलो के डंबल से इंक्लाइन डंबल प्रेस में अभी मैं 6 से 7 रेप्स निकाल पा रहा हूँ, अपने बल्क पे मैं 9 से 10 रेप्स निकाल रहा था। तो मोर और लेस मेरी स्ट्रेंथ मेंटेन्ड है, हेंस मेरा मसल मास मेंटेन्ड है। वहीं पे पहले मैं ये गलती करता था 2017-18 में कि भाई अगर मैं श्रेड कर रहा हूँ, मेरा श्रेड फेज चल रहा है, क्योंकि बल्किंग तो मुझे आती ही नहीं थी तब, तो मैं श्रेड ही कर रहा था पूरी ज़िंदगी अपनी, तो मुझे बस पंप चाहिए अपनी, होता है ना ले मैन की, भाई बस पंप आ जाए, टाइट हो जाए, टाइटनेस फील हो रही है, पंप आ गया। अब मेरे वर्कआउट लॉग शीट्स क्या होती है, नंबर्स पता ही नहीं, मेरे को स्ट्रेंथ पता ही नहीं, कहीं पे मेंटेन्ड ही नहीं है। तो उससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपकी मसल छोटी होती चली जाती है, क्योंकि उससे उतना स्टिमुलस नहीं मिल रहा होता, क्योंकि आपने कभी मेजर ही नहीं किया वो स्टिमुलस। तो वो आपकी मसल एस्थेटिक तो लगेगी, पर सेम बंदा जो फोर्स आउटपुट को मेंटेन कर रहा है वो बहुत जैक्ड और बहुत फुलर लगेगा, क्योंकि उसने अपने फोर्स आउटपुट को मेंटेन करके रखा है। वहीं पे आपने सिर्फ पंप को चेज किया और आपके नंबर्स नीचे चले जाते गए, हाँ रिग्रेशन हो गया ट्रेनिंग में, तो आपकी मसल छोटी हो गई। तो मसल लॉस तब होता है जब आप ट्रेनिंग में सक करते हो, ना कि इसलिए कि आपने डाइट कर रहे हो, डेफिसिट में हो, या आपने वेट कम कर लिया तो मसल लॉस हो गया। इनहेरेंटली ऐसा मसल लॉस नहीं होता।
मेरा एक मेन क्वेश्चन है, एक पर्सन है जो डाइट भी पूरी ले रहा है, वर्कआउट भी सही कर रहा है, एट द सेम टाइम स्ट्रेस ले रहा है पूरे दिन बैठ के, हाँ। तो आपको लगता है स्ट्रेस से वेट लॉस रुक जाता है? नहीं, स्ट्रेस से वेट लॉस नहीं रुकता, स्ट्रेस से आपके एक्शंस खराब हो जाते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। अगर मैं पूरे दिन, जैसे आज मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, आज मेरा बड़ा आसान दिन जाएगा डाइट में, क्योंकि मैं अपनी पसंद की चीज़ कर रहा हूँ कि भाई पॉडकास्ट दे रहा हूँ, निकी के साथ घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ इसी बहाने ये वो, और स्क्रीन टाइम मेरा थोड़ा कम है। वहीं पे अगर ऐसा दिन हो जिस दिन मैं स्लीप डिप्राइव्ड उठा हूँ और मैं पूरे दिन बस क्लाइंट से बातें कर रहा हूँ, स्क्रीन टाइम दे के मेरी आंखें सूज चुकी हैं, तो मेरा स्ट्रेस लेवल ऊपर गया। अब अगर स्ट्रेस लेवल ऊपर जाएगा तो बॉडी उस स्ट्रेस को कम करने के लिए मुझे सिग्नल्स देगी। हाँ, ट्रू। और वो सिग्नल्स क्या है मेरे लिए, क्योंकि मेरा रिलेशनशिप विद फूड हमेशा से खराब रहा है, खाना खा भाई, इंस्टेंट डोपामीन है। जब मैं एक टाइम पे वेप एडिक्ट हो गया था 2022 में, तब मेरा ये रिस्पॉन्स हो गया था, वेप फूक ले भाई सही हो जाएगा। किसी के लिए इंस्टाग्राम देखना होता है, हाँ। सिर्फ जो माइंडलेस स्क्रॉलिंग करते हैं। हाँ, कि चल भाई फ़ोन उठा ले थोड़ी देर। तो बेसिकली आपकी डाइट अगर आप ख़राब करते हो स्ट्रेस की वजह से, या आप वर्कआउट में फोर्स आउटपुट नहीं जनरेट कर पाते, तब हो आपकी प्रोसेस ख़राब होगी। पर अगर आप अपने वेरिएबल्स को मेंटेन कर रहे हो बाय एनी वे, अगर बंदा फूक के जिम कर रहा है और उसका फोर्स आउटपुट किसी तरीके से उसने निकाल लिया, हाँ, तो मैं कहूँगा भाई उसकी बॉडी फिर भी अच्छी लगेगी, चाहे इंटरनली हो कैसे भी ख़राब हो रहा हो। बट कहने का मतलब ये है कि स्ट्रेस या ड्रग्स या अल्कोहल या कोई भी चीज़ इनहेरेंटली आपकी बॉडी नहीं ख़राब करती। आपके एक्शंस, अपने एक्शंस, उसके बाद आप क्या करते हो, वो चीज़ मैटर करती है। यार इवेंचुअली आप देखोगे कोई मोटा बंदा मोटा होता है ना, वो कहता होगा आपको कि यार मैं कुछ खाता ही नहीं हूँ, मैं तो सही मैं कुछ खाता नहीं, मुझे तो हवा लग जाती है। ऐसा किसी को नहीं और लगती बात हवा। करते करते काजू खा गया होगा हाँ, बस। बात करते करते उसको खुद को नहीं पता है ये होता है। मोटे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, उनको रियलाइज नहीं होता, दे डोंट काउंट कि उन्होंने क्या खा लिया, और वो उसको कंसिडर भी नहीं करते खाना। उनको लगता है जब तक 4 पराठे नहीं अंदर गए हैं, खाना नहीं खाया हमने। तो वो उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, देख ही नहीं रहे कि क्या खा रहे हैं। इवेंचुअली जो इंसान थोड़ा हेवियर साइड पे है, वो चाहेगा कि यार मैं आराम से बैठूं, मैं ना चलूं एक्स्ट्रा स्टेप्स, मेरे को पानी भी लाना है तो मैं ना उठूं, कोई ला के दे दे। तो स्ट्रेस जो है वो एक्चुअली इन चीज़ों को और ज़्यादा प्रमोट करेगा आपकी बॉडी में कि यार अच्छा मत उठना, आराम से बैठते हैं, अच्छा लग रहा है, डोपामीन आ रहा है। ये छोटे छोटे एक्शंस में बंदा डोपामीन ढूंढता है कि यार मैं बैठा रहूँगा, थोड़ी देर स्क्रॉल कर लेता हूँ, टीवी देख लेता हूँ, कुछ कर लेता हूँ, तो ये एक्शंस और बढ़ जाते हैं। तो भाई डेली सेम चीज़ कर करके, ठीक है, क्लाइंट को ट्रेनिंग देनी है, सब कुछ करना है, और आपका इंटीरियर डिजाइनिंग का हो गया, तो सेम चीज़ कर करके आप दोनों बोर नहीं फील करते? जैसे और भी लोग करते होंगे, कोई भी प्रोफेशन के अंदर वो होंगे, पागल हो जाते हैं। उठना है सेम चीज़ करनी है, उठना है सेम चीज़ करनी है, तो उसमें आप कैसे मेंटेन करते हो एक रूटीन को? अपने माइंड को क्या बोलते हो बार पहले बार? मैं अपना बताता हूँ, फिर ये अपना बताएगी, ठीक है भाई। बहुत बातें करी हमने इस बारे में बहुत सालों तक कि भाई क्या हो रहा है, क्योंकि जब हम मोनोटनी में जी रहे हैं तब ग्रोथ तो हो रही है, पर माइंड इम्बैलेंस हो रहा है। हाँ, कि या तो मतलब ऐसा लग रहा है कि अब हम काम ही करेंगे, और टॉक्सिसिटी आ रही है पूरी दुनिया के लिए कि जो नहीं काम करता वो साला पागल है, और नार्सिसिज्म अंदर प्रमोट हो रहा है, और बिहेवियर ऐसा होता जा रहा है कि हम एरोगेंट लग रहे हैं सबको, और खुद को भी ऐसा लग रहा है कि कैसी बातें कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो ये क्रैक किया अभी तक वो ये है कि बैलेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप मोनोटनी में भी जी रहे हो तो देयर शुड बी अ फेज इन योर डे, लाइक एवरी सिंगल डे देयर शुड बी अ फेज जहाँ पे आप नॉवेल्टी भी चेज कर रहे हो। लाइक आज मेरे लिए ये नॉवल है, मेरे लिए थोड़ा न्यू है ये कि मैं आपके पास आ गया। अगर आप नहीं होते और मैं पूरे दिन वही रूटीन जी रहा होता कि मैंने फास्टेड कार्डियो किया, अपनी ट्रेनिंग करी, क्लाइंट्स करे, इसने अपनी कॉल्स ली, सारा ट्रेनिंग करी, सब कुछ करी, तो हम डेलिबरेटली रात को एक डिनर प्लान करते जहाँ पे हम अपनी फैमिली से डिस्कनेक्ट होकर बाहर जाते और हम एक नई जगह पे जाके बस उतनी ही नॉवेल्टी चेज करते हैं, बट कुछ नया होता जिसकी वजह से हम सेंटर हो जाते। और फिर हमने ये देखा कि ये हो रहा है, मतलब ये बोलने में बहुत ऐसा लग रहा है कि इससे क्या ही होगा, जबकि हमारा घर में बहुत सारे एनवायरनमेंट्स हैं, स्टूडियो भी है, जिम भी है, और लिविंग रूम अलग अलग भी हैं, हम कहीं भी बैठ सकते हैं। बट एक प्रोसेस करना कि भाई हम तैयार होके बाहर जा रहे हैं, चाहे अपने मील्स खा रहे हैं, हाँ चाहे अपने मील्स लेके जा रहे हैं, वहाँ मैं स्मगल कर रहा हूँ रेस्टोरेंट के अंदर, मैं अपने मील्स ही खा रहा हूँ, पर किसी और जगह पे बैठ के खा रहा हूँ, तो नॉवेल्टी आ गई। क्योंकि मोनोटनी में ग्रोथ तो है, बट भाई ह्यूमंस आर नॉट डिजाइंड। ग्रोथ के साथ ऐसा लगता है यार मेरी लाइफ इसमें खत्म हो जाएगी क्या, यही हाँ, मेरी लाइफ का पर्पस है ह्यूमंस क्या? आर नॉट डिजाइंड टू लव कॉन्स्टेंस। ऑब्वियसली यू शुड लिव इन कॉन्स्टेंस, यू विल फाइंड ऑल द ग्रोथ पॉसिबल, बट 99% लोगों का ब्रेन इतना हाइपर एक्टिव है आज के टाइम में। मैं अपने आप को कोई स्पेशल इंसान नहीं मानता, मैं कोई मेडिटेटिव इंसान नहीं हूँ भाई, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ जो इस सदी में जी रहा है, और हमें नॉवेल्टी की ज़रूरत है। तो आप मेक श्योर करो कि चाहे खाने में,
चाहे आपके एनवायरनमेंट में जो भी अलाउ करता है आपकी लाइफ में आपके गोल्स को सैबोटाज करे बिना, एक ऐसा फेज होना चाहिए हर रोज जहाँ पे आप नॉवेल्टी चेज कर रहे हो, देन यू विल बी गुड, वरना आप डिप्रेशन में चले जाओगे। यार मैं ऐसा बोलूँगी, मैं ये बोलूँगी कि मेरा टेक थोड़ा अलग है इसमें, काफ़ी ज़्यादा अलग है, बिकॉज वी कम फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ बैकग्राउंड। उसकी लाइफ में द ओनली सोर्स ऑफ डोपामीन वॉज फूड, बचपन से फूड, गेम्स, ऑल दैट, ठीक है। बट मेरी लाइफ में इट वॉजंट फूड। आई वॉज अ स्किनी किड, स्किनी फैट हो गई थी, उसके बाद दोबारा पतली हो गई एंड ऑल दैट। तो मेरा डोपामीन फूड से ड्राइव नहीं होता, ठीक है। एंड व्हाट आई हैव रियलाइज्ड, मैं गंदा खाती थी, चाहे कम खाती थी, पर गंदा खाती थी कि मेरे को यार डिनर में कुछ बढ़िया ऐसे खिला दो, टेस्टी सा ये वो। बट मेरे को इस बैलेंस में आने के बाद रियलाइज हुआ, नाउ आई एम फॉलोइंग अ डाइट, आई एम फॉलोइंग अ फिक्स्ड ब्रेकफास्ट, फिक्स्ड लंच। मेरे भी मील्स बनते हैं, सेम मील खा रही हूँ मैं, पता नहीं कितना टाइम हो गया, 3-4 महीने हो गए, सेम लंच, सेम डिनर, सेम ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग इज सेम। बट मेरे को एक चीज़ रियलाइज हुई है कि अगर आप अवेयर हो कि आपको क्या चाहिए, अगर आप अपने बॉडी को पढ़ना सीख जाओ, तो आपकी आधी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। समटाइम्स यू आर जस्ट टायर्ड and you're just overwhelmed, you're not feeling good right now and you need emotional support and you're thinking कि यार emotional support चाहिए, वो तो मिल नहीं सकता डोपामीन ढूंढने के लिए, कुछ नशे कर लो, कुछ खा लो, ये कर लो। आपको अगर अवेयरनेस होगी यार ये पैटर्न मेरे साथ पहले भी हुआ था, ये मेरे को इस वजह से हो रहा है, मे बी आई जस्ट नीड कॉफी, कॉफी पी लेता हूँ, क्या पता अच्छा लगेगा। ट्राई द बेयर मिनिमम ना। खड़े हो, बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, सर दर्द हो रहा है, टायर्ड फील हो रहा है, व्हाई डोंट यू गो फॉर अ वॉक फर्स्ट बिफोर गोइंग अहेड फॉर अ ड्रिंक और समथिंग। एक वॉक करके आओ, आधा घंटा वॉक करके आओ बाहर, तुम्हें इवेंचुअली फील होगा यू आर ऑलरेडी फीलिंग बेटर एंड यू विल नॉट वांट टू ड्रिंक और डू एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो मुझे लगता है अवेयरनेस इज इम्पोर्टेंट, बैलेंस अपने आप आ जाता है। माइक्रो चेंज होना चाहिए, मतलब अगर आप पूरे दिन एक ही एनवायरनमेंट में बैठे हुए हो, अगर आप दूध लेने भी चले जाओगे तो उसमें भी आपको अच्छा फील होगा, ऐसा है। मतलब मैंने जेन्युइनली आई वॉज इनटू, मतलब अलॉट इनटू अल्कोहल, लाइक आई लव ड्रिंकिंग, ठीक है। और अभी मुझे शायद ड्रिंक करे हुए भी साल से ऊपर होने वाला है, ठीक है। एंड दिस वाज समथिंग कि इसकी गलती है, पर इसकी वजह से मुझे ये रियलाइज हो कि नहीं यार, मेरे को ड्रिंक्स की जरूरत नहीं थी। दैट इज आई गिव दिस एग्जाम्पल कि मुझे जो ये एवरी वेंसडे थर्सडे आउट ऑफ बर्नआउट फील हो रहा था, यार चल रहा यार, कुछ चलते हैं बाहर, गेड़ी वेड़ी मारेंगे, कुछ करेंगे, खत्म हो गया यार। रियलाइज हो गया कि नहीं, अच्छा कुछ डोपामीन चाहिए, बाहर डिनर करने चलते हैं, सेम मील लेके जा रहे हैं, वहाँ थोड़ा बहुत बैठे, एंड यू वॉन्ट बिलीव, सिर्फ इन्वायरमेंट चेंज होने से, डाइट को के साथ अपना मील खाने से और डिम लाइटिंग में गाने सुनने से, आई एक्चुअली कुड फील दैट हाई जो मेरे को ड्रिंक करने के बाद फील होता था। एंड आई इवन सेड दिस टू हिम, यार मेरे को तो ऑलरेडी हाई फील हो रहा है, साला हम एवं ही दारू पी रहे थे, एवं ही ये सब कर रहे थे, क्यों कर रहे थे हम। सो मेरे को लगता है कि अगर इतना हैक कर लो ना अपने आप को, तो फिर मेरे को लगता है ये एडिक्शन वगैरह अपने आप ठीक हो जाती है यार। और आपको पता है, मेरे को लग रहा है रिलेशनशिप अच्छा इसलिए है क्योंकि जैसे आप हो, आप अपने बारे में अवेयर हो बहुत ज़्यादा, और आप अपने बारे में हो। एट द सेम टाइम लोग शादी कर लेते हैं, और शादी करने के बाद एक बंदा तो अपने बारे में अवेयर होता है, एक नहीं होता, तो उस पर डिपेंड हो जाता है कि यार तू मेरे को प्यार कर, तू मेरे को ये कर, वॉइड फिल कर रही होती है, और वो बंदा एक हद तक ही तो फिल कर पाएगा किसी और की वॉइड। ये लगता है आपको ऐसा होता है? तो तैयार हो यार शादी के लिए। तैयार हूँ, बस फैमिली नहीं मानती। बताओ उस ऑन क्योंकि रिलेशनशिप में, क्योंकि आपको बहुत लोग लुक फॉरवर्ड करते हैं आप दोनों को। हाँ तो भाई, आप बहुत अच्छा बता पाओगे। बहुत इस चीज़ में बहुत लकी और ब्लेस्ड फील करता हूँ। मैं सोचता हूँ कभी कभार बैठ के कि भाई जितना अवेयर मैं हूँ, अगर निकी उतनी अवेयर ना होती तो मैं इसको समझाता भी कैसे कि मैं किस पेज पे हूँ। अगर हम दोनों सेम पेज पे ही नहीं है तो हम दोनों एक दूसरे की बातों पे, तभी तो कॉन्फ्लिक्ट होगा फिर। कि अगर सपोज मैं ऐसे कह रहा हूँ कि यार मैं ना इसलिए दुखी हूँ आज क्योंकि भाई मुझे तेरी ना ये वाली बात पसंद नहीं आई कि तूने मुझे बताया नहीं कि तू कैसा फील कर रही है। अगर ये अवेयर नहीं होगी तो वो कहेगी भाई तू कैसा टॉक्सिक बंदा है, ये कैसी बातें कर रहा है तू, ये भी कोई बात है बुरा मानने वाली। वहीं पे कॉन्फ्लिक्ट। बट वॉट शी डज इट, शी अंडरस्टैंड्स कि अच्छा हाँ भाई सही बात है, अगर मैं तेरे से बताऊंगी नहीं कि मुझे कैसा फील हो रहा है तो हम तो डिस्कनेक्टेड फील करेंगे। तो एक ये यहाँ पे हो गई बात। अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ और इसका माइंडसेट यहाँ पे है, या ये यहाँ बात कर रही है, मेरा माइंडसेट यहाँ पे है कि नहीं मैं नहीं समझ सकता, अगर तू साइड पे है तो तेरे को फिर भी मुझे फोटो भेजनी चाहिए थी अपने मील की, तू मुझसे प्यार नहीं करती है, ये वो है, लाइक छोटी छोटी बातें, तो हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो भाई ऐसा तो है कि आप दोनों को चाहे आप लाइक हम दोनों में ना साथ में मैच्योर हुए हैं यार, ऐसा हम हमेशा से नहीं थे। हाँ,
हम साथ हमने में build इमेच्योर किया थे, है ये। साथ में ही अनअवेयर थे, और हमारा अवेयरनेस डिग्री जो थी ना समवॉट सिमिलर ही थी हमेशा। हाँ तभी हमने बिजनेसेस भी साथ में बिल्ड करे, सेम गलतियां करके साथ में। Same ऐसा नहीं गलतियां, हाँ। कि ये मेरे को बोल रही है, शी इज लुकिंग डाउन ऑन मी, कि तू ये कैसे सोचता है पैसे के बारे में, या मैं ऐसे कह रहा हूँ कि भाई तेरे से बेटर मैं सोचता हूँ बिजनेस के बारे में। ऐसी कभी बात ही नहीं हुई हमारे यार बीच मतलब में। मेरे को ऐसा लगता है कि यार स्पेशली इन रिलेशनशिप्स इफ यू आर विद समबडी you have to think this is the chapter 1 that this person is me. हम एक ही हैं भाई, पहले ये चैप्टर 1 है यार, ये मेरा हाथ ही है, ही इज माई राइट हैंड, दैट्स ऑल. अगर तुम इसको अलग समझोगे तो तुम कभी एम्पैथेटिकली उसको पहले तो देखोगे नहीं, सुनोगे नहीं, उसको समझोगे नहीं, व्हाट प्लेस इज ही कमिंग फ्रॉम. अगर वो ऐसा कह रहा है कि यार तूने नहीं बताया, तू मुझसे प्यार नहीं करती, मे बी he has some kind of trauma. उसको ऐसा फील, उसको नेग्लेक्टेड कभी फील हुआ होगा बचपन में, which is there in his head कि यार मेरे को दोबारा वो फीलिंग अगर मिलती है ना तो डिप्राइव्ड फील होता है. मुझे ऐसा लगता है कि कोई सामने वाला मुझे छोड़ जाएगा या कुछ भी, he can have those associations, no? तो अगर प्लेस ऑफ एम्पैथी नहीं रख रहे आप अपने अंदर अपने पार्टनर के लिए कि यार हाँ यार इसके साथ ये हुआ होगा, शायद इसीलिए वो समझ नहीं पा रहा है, इट्स ओके, मैं समझा देती हूँ. और मैं ये नहीं सोच रहा कि तू मुझे पागल बोल रही है और मैं उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि हाँ ठीक है भाई, मेरे इश्यूज हो सकते हैं. तो भाई यहाँ पे तो ये पोर्ट्रे हो रहा है मेरे इश्यूज है जैसे. यार अरे मतलब नहीं, हम इन जनरल बात कर रहे हैं. हम इन जनरल बात कर रहे हैं. मैं ये जो इसने एग्जांपल्स दिए हैं ना कि जो मैं समझने लगी हूँ ये वो, भाई मैं नहीं समझती थी भाई, मैं नहीं कोई समझती थी और ना ही मेरे को समझ आता था. मैं तो वापस जवाब देती थी और लड़ाइयाँ होती थी, बहुत गंदी लड़ाइयाँ होती थी. एंड देन उसकी वजह से जो स्ट्रेस हमारे अंदर हुआ, उसकी वजह से हमें लगा कि नहीं यार काम करना चाहिए. क्यों हो रही है लड़ाई, बैठे कभी सोचा, बात करते हैं ना इसके ऊपर. बहुत सारी चीजें सॉल्व हो सकती हैं अगर बंदा सही से कम्युनिकेशन करे. ना इनिशियल फेज ऑफ दिस पॉडकास्ट में कि यूजर मैनुअल नहीं है आपके सबके पार्टनर का, पर एक तरीका है यूजर मैनुअल उसका पता लगाने का. कलेश करो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, जितना कलेश कर सकते हो करो, बट देन अपने बायसेस को साइड रख के समझो कि वो कलेश क्यों कर रहा है सामने वाला, तो तुम्हें समझ आ जाएगा ना कि उसकी क्या एसोसिएशन है और क्या है क्या नहीं है. पूछ लो ना भाई, अज्यूम क्यों कर रहे हो? आधे रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम ये है, वो अज्यूम करते हैं इसने ऐसा सोचा होगा इसलिए ये ऐसा बोल रही है, इसलिए ये ऐसा हो रहा है. अज्यूम क्यों कर रहे हो? पूछ लो ना भाई, तूने ऐसा क्यों बोला, तेरे को ऐसा क्यों लगता है, तुम्हें समझ आएगा तुम्हारा पार्टनर है कौन. या फिर कुछ ऐसी बातें कि मैं नहीं बताऊंगा कि मैं तुझसे, मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कितना प्यार करता हूँ, चाहे मैंने भाई कुछ भी गलत कर दिया हो तेरे साथ, पर तुझे पता होना चाहिए भाई मैं कितना प्यार करता हूँ. हाँ, तुझे पता होना चाहिए. ये सब बेकार की बातें है ना, सारी बातें कम्युनिकेशन पे आगे रुकती हैं. हाँ, तुम्हें बताना चाहिए ना कि भाई हाँ ये है, मैं चाहे ठीक है ऑब्वियस है कि प्यार करता हूँ, बट इतना प्यार करता हूँ, इस बात पे प्यार करता हूँ, इस बात पे डिसएग्री करता हूँ, ये सारी बातें होनी चाहिए. आज भी लड़ते हैं हम, कोई नजर वजर मत लगा देना हमें, ठीक है. यार एक चीज मैंने देखी है आपके, जैसे बहुत लड़के मैंने देखे हैं उनके ना पेरेंट्स के साथ जो मेजरली फादर होते हैं उनके साथ रिलेशनशिप बढ़िया नहीं होता, बट आपके फादर के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत चिल है. तो कैसे है भाई वो, कैसे आप चिल है? मैं तो देखा यार वीडियोस के अंदर भाई देखो बहुत आप खुल के बात करते हो और वो खुल के बात कर लेते हैं आपसे. हाँ, तो खुल के लड़ाई भी करते होंगे ना. द थिंग इज कि पापा के साथ रिलेशनशिप अच्छा इसलिए ही है, चिल नहीं कह सकते, चिल रिलेशनशिप नहीं होता किसी बेटे का अपने बाप के साथ. चिल है अब यार, बट है मैंने देखा है. अरे आई एम नॉट सेइंग कि चिल नहीं है तो बेकार है, आई एम सेइंग कि कोई भी रिलेशनशिप अगर अच्छा है तो वो ऑल द टाइम चिल नहीं रह सकता. सबसे गंदी लड़ाई मेरे घर पे मेरे पापा से ही होती है, इसीलिए ही मेरा रिलेशनशिप उनके साथ इनफैक्ट मेरी मम्मी से भी बेटर है. चाहे ये दिखता है घर में और एक ऐसा मुझे भी लगता है और देखने में ऐसा आपको भी लगेगा कि यार आई एम अ मम्माज बॉय, कि भाई मतलब मैं मम्मा के साथ ज़्यादा हूँ अटैच्ड, बट ऐसा नहीं है मम्मी से भी नहीं हूँ कि ये पॉडकास्ट देख रही मम्मी सोचने लग जाए. बट मैं अपने पापा से इसलिए इतना अटैच्ड हूँ बिकॉज आई नो आई कैन फाइट विद हिम एंड आई नो आई कैन कर्स हिम, ही कैन कर्स मी. सो चिल कुछ नहीं है, चिल वो तब दिखता है सामने जब हमारे मेंटल बैरियर्स एक दूसरे के साथ क्लियर है. ही नोज कि मेरी बाउंड्रीज क्या हैं, एज एंड व्हेन ही इज ऑल्सो ग्रोइंग, तो उन्हें भी समझ आ रहा है कि मुझे एकांश के सामने कौन सी बात नहीं करनी है, किस टाइम पे नहीं करनी है, किस टाइम पे करनी है. और वैसे ही मुझे भी समझ आ रहा है. तो पहले क्या होता था, हम फट जाते थे, तो अब हम कम फटते हैं इसलिए क्योंकि हमें टाइमिंग पता है. तो जब पापा सही होते हैं तो मैं अपनी बात तब रख देता हूँ, जब मैं सही होता हूँ तो तब वो रख देते, तो इसलिए लड़ाइयाँ फिर कम हो जाती हैं. बट दिस आल्सो कम्स फ्रॉम एक्सप्रेशन.
ऐसा नहीं है कि सप्रेशन से कुछ हो रहा है अभी, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है पहले ऐसा नहीं था, ये भी एक्सप्रेस करना सीखा उनको, तब जाके ये चीज़ें सॉर्ट आउट हुई। मतलब मेजरली मैं देखती हूँ ज़्यादातर प्रॉब्लम्स इसीलिए होती है क्योंकि फादर सोचते हैं कि मैं क्यों समझाऊँ, हाँ, इसको नहीं पता मैं कैसा हूँ। बच्चा सोचता है मैं क्यों समझाऊँ, पापा को समझना चाहिए, कैसे समझे। और वहाँ पे आपकी पत्नी हेल्प करती है। नहीं, और आपकी गर्लफ्रेंड को तो आप हाँ, समझा दोगे हाँ। कि आपको ऐसा क्यों फील हो रहा है, पापा को भी समझाओ। हाँ, मुझे लगता है कि शायद मम्मी ने तो पापा को समझाया ही होगा, पर मुझे तो मेरी वाइफ ने मुझे बहुत समझाया जब भी लड़ाई हुई है कि भाई जो तुझे फील हो रहा है, मतलब जाके मैंने अपने बोलो। पापा को पहली बारी सॉरी बोला था शादी के बाद। मैं उससे पहले कभी सॉरी नहीं बोला था पापा को लड़ाई के बाद, और जाके मैं ऐसे सॉरी बोल रहा हूँ और पापा को मैं पुच्ची कर रहा हूँ भाई। मतलब एक जब पता है वो मेरे को ऐसा लगता है इट्स वेरी हार्ड फॉर मेन टू एक्ट एंड बी वल्नरेबल इन फ्रंट ऑफ देयर फादर्स। मदर के सामने तो वो बच्चे की तरह रो लेते हैं कि उनका वो इनर किड बाहर आ जाता है और वो रो लेते हैं बच्चे की तरह। पापा के सामने नहीं रोते, नहीं रोते ना, लड़के क्योंकि उनको लगता है कि यार ये टफ गाय है, पर मैं भी एक टफ गाय हूँ। मैं टफ गाय के आगे रोया ना तो मैं टफ गाय नहीं रहूंगा। बट ऐसा नहीं है, मतलब एक रेजिस्टेंस होती है, ऐसा कुछ नहीं कि मैं टफ गाय अपने आप को फादर, समझता हूँ। मेरे को लगता है फादर ही एक ऐसी फिगर होती है जो आपको सेफ्टी फील कराती है, एक टफ गाय बनना सिखाती है। एंड अगर आप उनको जाके किसी दिन बोल दोगे ना एक बारी कि पापा यार, मतलब बच्चे की तरह दिल में जो है, जैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी मम्मी को बोल देते हो, एक बार बोल दोगे ना, मतलब यू विल गेट द बेस्ट रिएक्शन आउट ऑफ हिम एंड नहीं, यू विल नहीं, गेट नहीं, द बेस्ट। इंडियन पेरेंट्स का क्या होता है, वो बाद में ना आपके अगेंस्ट यूज करते हैं वो बातें। नहीं 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 यार। पता है हर किसी बच्चे का ना अपना अपना ट्रॉमा अटैच होता है। मैं आपको सही बताता हूँ कि ना तूने रिएक्शन उस दिन ऐसा कहा था। रिएक्शन कभी अच्छा नहीं होगा। मतलब मेरे केस में रिएक्शन कभी अच्छा नहीं होता, बट उसका रेपरकशन अच्छा होता है। कि अगर सपोज अगर मैं पापा को जाके बोलूँ ना, पापा मेरे को आपकी बात अच्छी नहीं लगी, तो माय पापा यार विल ऐसे बी नहीं लाइक, बोलना, माय तरीके पापा से विल बी बोलो। लाइक बेटा तुम ओवर थिंक कर रहे हो, ये ऐसा कुछ है ही नहीं, ये तो बस तुम्हारा मेंटल इशू है, इग्नोरेंस इज ब्लिस, इग्नोर करो इस चीज को, आगे बढ़ो। पर बाद में उस चीज पे सीक्रेटली काम करेंगे कि अगर मेरे बच्चे को मेरी बात खराब लगी है, एंड यू विल सी कि ये चेंज हो गए मतलब इस चीज में, पर वो मानेंगे नहीं कि वो हाँ भाई आपको मैंने गलत बोलेंगे किया। नहीं बस। आई डोंट नो, वो उनके अपने लाइक जैसे वो, क्योंकि बिकॉज हर किसी का अपना बड़ा होने का ग्राफ होता है, और जो मेंटल हेल्थ की एजुकेशन थी हमारे पेरेंट्स के टाइम पे बहुत कम थी, चाहे वो इस चीज़ पर अग्री करें या ना करें। आज भी अगर मैं मेंटल हेल्थ की बातें कर लूँ घर पे तो उनको नहीं समझ आती, बट सीक्रेटली दे नो कि भाई हमारे बच्चों की मेंटल हेल्थ हमारी वजह से अफेक्ट हो रही है। तो चाहे मम्मी पापा की अगर बहसबाजी भी हो जाए तो पहले वो घर में हमारे सामने करते थे जब हम छोटे थे, अब हमें पता भी नहीं लगता कि शायद वो गाड़ी में करके आ चुके हैं या अपने रूम में कर रहे हैं। सो दैट्स देयर लेवल ऑफ मैच्योरिटी दैट देव ग्रोन इनटू, बट दे डोंट नो कि किस अवेयरनेस मीटर पे या किस मेंटल हेल्थ के पिलर को उन्होंने यूज किया है इस चीज को ग्रो करने के लिए। पता है क्या, हमें ना पेरेंट्स ये बताओ, जैसे आप दोनों की पेरेंटिंग स्ट्रिक्ट हुई है क्या? ये हुई थी कि नहीं हुई थी? जैसे मेरी तो बहुत स्ट्रिक्ट हुई है, भाई यहाँ एक नहीं जाना, parent ऐसा नहीं strict होना, ये नहीं रहता होता। है, मतलब हाँ, मतलब ऐसे ही एक उसके parents बाद वो क्या strict करते हैं, होते 12th क्लास तक स्ट्रिक्ट रहते हैं, फिर बोलते हैं कॉलेज तक फिर और स्ट्रिक्ट रहते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं जाओ जो करना कर लो जिंदगी में। मैं बताता हूँ, मेरे पापा तो पूरी जिंदगी मेरे साथ स्ट्रिक्ट थे, पर जैसे ही मैं कॉलेज में आया था तो उन्होंने कहा था कि अब तेरी लाइफ है, तेरे को हमने कॉलेज में डाल दिया, अब इसके आगे हमें भरोसा है तेरे पे, वी ट्रस्ट यू, तेरे को जो करना है कर। तो जब मैंने ऑनलाइन कोचिंग भी देना स्टार्ट किया था और मैंने कहा था मेरे को आगे अपने कॉलेज का जो मैं BCA कर रहा था तो मेरे को MCA नहीं करनी और मुझे छोड़नी है ये फील्ड, तो पापा ने सीधा सिंपली कह दिया था कि भाई तेरी मर्जी है। और एंड मेरे केस में देवर वेरी चिल, पर इसके केस में थोड़ा डिफरेंट थे। तो ये बताइए हाँ आप बताना। यार मतलब मेरे भी चिल थे, बट डेफिनेटली मेरे पेरेंट्स ऐसे थे कि यार मैं जब इसके स्कूल में आई थी तो इसके स्कूल में काफ़ी हैपनिंग लोग थे। इससे पहले मैं एक आर्मी स्कूल में पढ़ती थी जहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है सब कुछ, हाईली डिसिप्लिन्ड होता है। हाईली डिसिप्लिन्ड होता है। और मैं उस एनवायरनमेंट से सीधा एक ऐसे एकदम शाह इंटरनेशनल में आ गई हूँ मैं, और वहाँ पे सब हैपनिंग लोग हैं और वो पार्टियाँ कर रहे हैं रोज़ रोज़, ठीक है। तो मेरे पेरेंट्स के लिए वो न्यू था, तो मेरे को काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होते थे। मैं 12th तक किसी भी पार्टी में नहीं गई हूँ, ठीक है, बस एक आधे टीचर्स डे और ये वो गई हूँ। बट इवेंचुअली मेरे को भी समझ आने लग गया था वाई दे आर डूइंग दिस, बिकॉज आई वॉज समबडी हु कैन गेट इन्फ्लुएंस्ड वेरी इजीली, ठीक है। और मैं हो भी जाती थी, मेरे को बड़ा कूल लगता था ये सब क्योंकि मेरे लिए नया था, तो इसीलिए वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट थे। बट इवेंचुअली आई अंडरस्टूड, एंड कॉलेज में आते आते तक वो फर्स्ट, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कॉलेज में छोड़ दिया था उन्होंने मुझे, बिकॉज दे अंडरस्टूड कि नहीं आप ये संभल गई है, तो फिर
chill पर था। बहुतों के पेरेंट्स फिर भी नहीं छोड़ते ना, तो उनको रिटेलिएट करना चाहिए, क्या करना चाहिए उससे? भाई, हाँ, मैं तेरे करना बच्चे भी चाहिए। देख भी रहे होंगे। करना चाहिए रिटेलिएट, हाँ। मतलब मैं ये कहूंगा। और क्या मैं पता है आपको क्यों कह रहा हूँ, मेरे ऐसे ऐसे दोस्त हैं, 29 साल के हो चुके हैं, अभी भी उनको ऐसा है कि यहाँ नहीं करना, ये नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, कहीं घूमने नहीं जाएगा तो दिल्ली से हाँ, तो बाहर। इवेंचुअली दे विल हेट देयर पेरेंट्स नो। जैसे ही उनको ओवरपावर्ड फील होगा कि भाई अब हम अपने पेरेंट्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, नॉट इन फिजिकल स्ट्रेंथ बट कि भाई बोलने में या कुछ बात मनवाने में, तब वो फिर अपने पेरेंट्स को डोमिनेट करेंगे एंड दैट्स गोना बी अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। सो यू शुड बी वोकल। रिटेलिएटेड इज नॉट द राइट वर्ड। यू शुड बी वोकल कि भाई अगर मुझे अपनी लाइफ में कुछ चाहिए और अगर आप मुझे ये चीज़ करने से रोकोगे तो ये चीज़ आपको ही वापस बाद में मिलेगी मेरे थ्रू। तो चाहे उसके बाद लड़ाई हो चाहे कुछ हो, योर पेरेंट्स विल अंडरस्टैंड। रिएक्शन विल नॉट बी गुड बट रेपरकशन विल ऑलवेज बी गुड। सो यू शुड बी वोकल। जो भी आपको करना है उसके लिए खुद पे कॉन्फिडेंस पहले होना चाहिए भाई। यार ऑनेस्टली वही, बताऊं, मतलब अगर तुम्हें करेले की सब्जी नहीं खानी है हाँ, तो तुम बोल देते हो ना नहीं ये खानी सिर्फ एक है। एक्सक्यूज है आजकल 99% बच्चों का या 29 साल के लौंडों का भी ना। ये एक्सक्यूज है कि हमारे तो मम्मी पापा नहीं करने देते। वही चीज फिर वो एक्सक्यूज अपनी बीवी पे डालते हैं बाद में, हमारी बीवी हमें बीवी कुछ नहीं करने देती अरे है। भाई अगर तुम्हारे पास एविडेंस है, तुम्हें और तुम कुछ कॉन्फिडेंस सही है, कर रहे हो। हाँ, तुम्हें टट्टी आ रही तुम टट्टी करोगे ना, कि अपने बाप से बोलोगे कि भाई मैं टट्टी आ रही हो, अभी नहीं करनी तो नहीं करोगे। तो इवेंचुअली सीक्रेटली वी ऑल आर डूइंग व्हाट वी वांट टू। यस। सिंपल सी बात है बहुत। एंड हमें भी ना ये एक्सप्रेस ना करने में भी एक डोपामीन आ रहा है उनको हम्म। कि यार एक्सप्रेस नहीं कर रहा, छोड़ना नहीं चाहिए मेरे को, जिस लोड दोस्त नहीं की बात चाहिए। कर रहा हूँ मैं, उसके मम्मी पापा बोलते हैं तू घर से निकल जा, निकल जा। हाँ तो निकलना। कॉन्फिडेंस, जा। सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है ना, मतलब उसके पापा अगर बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है ना कि तेरे को अपने प्लान पे इतना भरोसा है तो ब्रो तू निकल और प्रूव करके आ। मेरे को अगर मेरे पापा आज भी कह देंगे ना घर से निकल जा, मैं निकल जाऊंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं नहीं मैं तो बैठा हूँ, पर मेरे पापा मेरे को बोलेंगे ही नहीं ये चीज़, क्योंकि उनको पता है कि भाई अगर मेरा बेटा कुछ बोल रहा है तो उसके पीछे कुछ सेंस होगा। ऐसा कोई नहीं बोलता यार, कोई पेरेंट नहीं चाहता कि उसका मतलब चाहे बोल दे पर कोई नहीं चाहता कि वो घर छोड़ के जाए। और अगर कुछ चाहता है ना पेरेंट ऐसा, तो इसका मतलब है कि भाई वो तुम्हारा भला चाह रहा है। तुम एक नल्ले आदमी हो, चले जाओ थोड़े दिन एंड गो एक्सप्लोर योरसेल्फ। यार ये तो आके बता दिया आपके दोस्त ने कि आपके उसके पेरेंट्स ने ये बोला, उसने ये तो नहीं बताया कि उससे पहले क्या बोला, क्यों बोला, क्या रीजन था, क्या लड़ाई क्यों कर रहे थे पेरेंट्स। कोई दुश्मन तो है नहीं, कुछ भले का कह रहे होंगे, वो नहीं कर रहा होगा, वो आलस दिखा रहा होगा, कुछ कर रहा होगा तभी बोल रहे होंगे। और तुम डिपेंडेंट हो ना अपने So बाप पे, true, अगर तुम so घर true. छोड़ के नहीं जा पा रहे। सो ट्रू। डिपेंडेंट हो तुम तो पहले इंडिपेंडेंट बनो अपने आप, ऊपर फिर काम करो यार confidence सबसे आएगा। पहले, फिर तुम्हारा बाप तुम्हें क्यों रोक रहा है? क्या वो तुमसे प्यार नहीं करता? उसने तुम्हें क्यों निकाला है भाई अपने अंदर से? क्या क्यों, मतलब पेलने के लिए थोड़ा निकाला है भाई? तुम्हारा बाप है वो। अगर तुम्हारे बाप को तुम्हारे पे भरोसा नहीं है, इसका मतलब है कि ही कैन सी दैट यू डोंट ट्रस्ट योरसेल्फ। दैट इज व्हाई ही इज जस्ट शोइंग यू द मिरर दैट आई डोंट ट्रस्ट यू ब्रो, बिकॉज़ यू डोंट ट्रस्ट योरसेल्फ। तो भाई जैसे जेंजी देख रहे होंगे पॉडकास्ट को, उनको लगता है कि लाइफ ना बहुत ज़्यादा बढ़िया है और 24 साल में आगे हम 24-25 साल के होंगे बाद में और एकदम से सब कुछ अपने आप हो जाएगा। एट द सेम टाइम जो उनको पता नहीं होता कि लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। आप उसके बारे में बताओ थोड़ा, क्योंकि मम्मी डैडी के पैसे पे चल रहे हैं तो बढ़िया तरीके से ज़िंदगी कट रही है। और जब अपने हाँ एक चीज होती है कि एंटिसिपेशन ना करना और प्रेजेंट में रहना, और एक चीज होती है सिर्फ प्रेजेंट में ही रहना। हाँ कि मतलब कुछ ऐसा कर लेना हाँ जिसकी वजह से आपको ऐसा लगे कि ब्रो जो है अभी है, हाँ। एवरीथिंग इज ग्लूमी, तेरा भाई फाड़ देगा बड़े होके। हाँ कैसे फाड़ेगा ब्रो? लेट्स लिव इन प्रेजेंट ब्रो। क्या सोचना आगे का यार, करेंगे, छोड़ना कल ब्रांड आएंगे अपने, ये आएगा। कोई प्लान नहीं, कुछ नहीं, वी जस्ट स्टे इन द प्रेजेंट। जब वो इतना ज्यादा डोपामीन ले लेते हैं एक ही टाइम पे, आफ्टर दैट जब उनका वो डोपामीन उतर जाता है, देन ऑल दे फील इज ग्लूमी। ठीक है भाई। सो बेसिकली मैं ये कहूंगा कि मतलब बहुत ज़्यादा चेयरफुल है, मतलब लाइफ बहुत बढ़िया होगी आगे अगर जाके, बहुत जेंजी सब कुछ एक्चुअली होगा। में प्रेजेंट में रहना शुरू कर दे और उनको एक्चुअली में पता चल जाए कि भाई लाइफ is hard and it's meant to be hard, and if we are humans we are designed to live the hard way. अगर हम हार्ड पाथ पे चल लें उस दिन में, कोई भी अपनी लाइफ को अगर हार्ड असाइनमेंट बना ले, तो हमारी ग्लूमीनेस, हमारा डिप्रेशन, हमारी सारी सैडनेस खत्म हो जाएगी इंस्टेंटली। बट द प्रॉब्लम विद जेन ज़ी इज दैट दे डू नॉट चूज द हार्ड पाथ एवर एंड दे जस्ट कीप ऑन स्मोकिंग अप विद देयर फ्रेंड्स एंड एंजॉयिंग सो मच कि वो इतना ज़्यादा एक्सेस में चला जाता है कि उसके बाद ऑल दे हैव इज अ डोपामीन क्रैश। इसका पता है एक साइंटिफिक लॉजिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आई वांट पीपल टू नो दिस। डोपामीन डेप्रिवेशन एक चीज़ होती है, ठीक है? आपको लगता है कि यार लाइफ में कुछ डोपामीन चाहिए, कैसे मिल रहा है? एक ही सोर्स पता है इन लोगों को। अब ये कर लेंगे, उससे डोपामीन आ तो गया, पर जो वो एकदम पीक पे डोपामीन आया,
अब वो क्रैश भी होगा, कॉफी की भी तरह है होगा। भाई। हाँ कॉफी की तरह। वो एकदम क्रैश हो गया, अब ग्लूमी लग रही है लाइफ, अब कुछ करने की मोटिवेशन नहीं है, अब हम भी बेवकूफ, हमारी लाइफ भी बेकार, हमसे कुछ होता भी नहीं है, तो इसीलिए ग्लूमी लग रही है, अब और डोपामिन चाहिए, बूम बूम। तो अगर यही चल रहा है रोज। एक्चुअली में अगर वो प्लान बना ले जो उनको एक्चुअली में अचीव करना है लाइफ को, और उससे डोपामीन ले एंड दे यूज थिंग्स एज टूल, आई डोंट हैव एनी इशू विद दैट। मैं भी तो डाइट कोक पी रहा हूँ, पर अगर मैं पूरे दिन बस डाइट कोक पीता रहूँगा ये सोच के कि बड़ा मजा आ रहा है, मीठी है मीठी है मीठी है, तो फिर मैं बाद में सैड ही फील करूंगा ना। सो देयर शुड बी अ प्लान दैट यू फॉलोइंग, यू शुड फील एग्जॉस्टेड फ्रॉम इट। When you feel exhausted, after that there is only happiness. Yeah, and the only way to chase dopamine is by doing things that do not give you dopamine, like working out. सबसे मुश्किल टास्क होता है मुझे लगता है, कितना मुश्किल है वर्कआउट करना यार, जाना, प्रेप करना, वर्कआउट करना, ये सब मिथ है। हर इंसान कहता है बड़ा मजा आता है, हर इंसान को Daily एक करने पॉइंट में में मजा नहीं मुश्किल आता। लग रहा होता है वर्कआउट करना, चाहे वो मिड वर्कआउट है या आफ्टर वर्कआउट है, बट उसको करने के बाद जो उसके अंदर हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, दैट इज व्हाट और वो You're क्यों हो रहे हैं? chasing. क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी डिजाइंड है कि भाई हमने एक हार्ड टास्क कर लिया, वाओ नाउ देयर इज ओनली एंडोर्फिन्स। तो द क्विकेस्ट वे टू रिलीज एंडोर्फिन्स इज टू डू समथिंग बोरिंग, Yeah. मोनोटोनस एंड हार्ड। सबसे क्रेजी चीज़ क्या करी है प्रेप पे? जैसे मैं बताता हूँ, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ छोटा सा। सिद्धांत जब प्रेप पे था, जब इसका बिल्कुल लास्ट का फेज चल रहा होता है, तो पिज्ज़ा ऑर्डर करके च्यू करके फेंक रहा है। कुछ ऐसे क्रेजी चीज़ करते थे? भाई ये वाला ना मेरा टाइम जा चुका है। वही वो जानना वही चाह रहा हूँ ना। तो तब ना प्रेप नहीं करता था मैं, क्योंकि तब मैं फोटोशूट प्रेप्स वगैरह करता था जब मैं छोटा था। तब मुझे बिंज ईटिंग डिसऑर्डर हो गया था, और तब मैंने नया नया फ्लेक्सिबल डाइटिंग को एक्सप्लोर किया था कि इफ इट फिट्स इन योर मैक्रोज वाला, कि भाई कैलोरीज इन कैलोरीज आउट। तो मुझे लगा कि मेरे को हैक मिल गया है बढ़िया। और अगर मुझे दिन की सपोज 1800 कैलोरीज खानी है और मुझे इतनी बर्न करनी है, तो मैं क्या करूँगा कि मेरा 1800 कैलोरी का जो डाइट प्लान है वो तो बेस्ड डाइट प्लान हो गया। अब मैं खाऊंगा भाई शुगर फ्री आइसक्रीम का 2 लीटर का टब, जिसके अंदर मुझे याद भी नहीं उस टाइम मैंने कितनी कैलकुलेट करी थी, कैलोरीज कुछ 1000-1100 कैलोरीज आ रही थी। तो मैंने कहा अब मैं आज इतना मैं इसे डायरेक्टली कार्डियो से बर्न करूंगा। एंड आई यूज टू एक्चुअली लेजिटिमेटली डू 3 to 4 hours ऑफ कार्डियो टू बर्न दैट आइसक्रीम टब। और फिर मैं शेप में भी रहता था, पर उसकी वजह से साइड इफेक्ट्स हो गए मेरे को, कि IBS हो गया मुझे, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हो गए, क्योंकि मैं एक बारी में 2 लीटर शुगर फ्री आइसक्रीम खा रहा हूँ, तो फिर मुझे लूज मोशंस भी हो रहे हैं, और मैं पूरे दिन फूड सेंट्रिक थॉट्स में रह रहा हूँ। और एक तरह से मैं अपने दिमाग में ट्रैप हो गया था कि मैं फिर रोता था कि अगर मैं आइसक्रीम नहीं खा रहा, क्योंकि जिस दिन मेरे अंदर एनर्जी नहीं है कार्डियो करने की, तो मैं आइसक्रीम नहीं खा पा रहा, तो मैं तड़प रहा हूँ कि मैं क्यों नहीं खा पा रहा। सो दैट वाज द क्रेजीएस्ट थिंग। तो IBS जब हुआ था तो ऐसे नहीं लग रहा था यार मेरा तो मतलब गोल ही फिटनेस था और मेरे को ही IBS हो गया। तो मेरी बॉडी नहीं बन पा रही, ये हो रहा है वो हो रहा है। और सबकी मतलब सपोज करो जो भी आप टॉप पे एथलीट्स को देख रहे हो इस समय पे, उनकी बॉडी उसका साथ दे रही है, तो टॉप पे पहुंच गए। एट द सेम टाइम आपको IBS हो रखा है और आपको ये लग रहा होगा यार मेरे साथ ही क्यों हुआ ये। हाँ, क्योंकि मैं ट्रिप पे भी नहीं जा पाता था। अगर मैं इससे ट्रिप तो पे भाई जा रहा हूँ, एंजाइटी डिप्रेशन हो जाएगा इस चीज से। हो गया था Genuinely था। तो ट्रिप पे मैं जा रहा हूँ तो मैं ट्रिप्स कैंसिल कर रहा था कि यार अगर ट्रिप पे जाऊंगा फिर मुझे वहाँ पे पॉटी नहीं आई तो फिर मैं पूरे दिन सर्वाइव कैसे करूँगा। तो उसके लिए फिर मैंने सिगरेट शुरू कर दी थी कि मुझे सुबह कॉफ़ी भी नहीं असर कर रही ना कुछ कर रहा है। तो फिर मैं सुबह पॉटी लाने के लिए भाई 2-2 सिगरेट फूक रहा हूँ। सिगरेट फूकना मेरे को पसंद नहीं था, पर मैं पॉटी लाने के लिए फूक रहा हूँ। दैट वॉज माई सिवियर IBS। दैट्स व्हेन आई कंसल्टेड अ डॉक्टर, नथिंग हैपेंड, क्योंकि उसने मुझे स्टेरॉइड मेडिकेशन लिख दी 14 दिन के लिए। बोला कैफीन ऑफ कर दो और वेजीज बढ़ा दो अपने, जो नॉर्मल एडवाइस होती है। यहाँ से एंजाइटी स्टार्ट हो जाती है। क्या फिर गूगल कर रहे होगे बैठ के? हाँ, सब कुछ गूगल किया, सब कुछ किया, और 14 दिन में भी ठीक नहीं हुआ। कॉफ़ी भी छोड़ दी और एंजाइटी हो रही है। कॉफ़ी छोड़ के भी कुछ कर नहीं सकता, मेडिकेशन चल रही है, इसबगोल भी चल रहा है, लैक्सेटिव्स भी चल रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। फिर मैंने सब छोड़ छाड़ के निकी से बात करी, तभी मेरी गर्लफ्रेंड थी सिर्फ, और इसने मेरे को बहुत ही लेमैन भाषा में कहा कि तू एक काम कर, जो मैं खा रही हूँ ना मेरे साथ बस उतना उतना खाना शुरू कर दे। इनिशियली इट वाज हार्ड क्योंकि मेरी क्वांटिटीज़ बड़ी थी, बट स्टेप 1 वही था कि छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में मैंने ज़्यादा मील्स खाने शुरू किए। वहाँ से मेरी इंप्रूवमेंट होनी शुरू हुई, बट इट वाज वेरी हार्ड भाई। मतलब वो डिप्रेसिंग फेज कैसा था जब निक्की से बात नहीं करी थी उससे पहले? मैं रोता था भाई। मैं जिम गया, हिल नहीं रही बॉडी, फ्रीज हो गई है मेरी बॉडी कि मैं 1.5 की स्पीड पे ट्रेडमिल पे चल रहा हूँ और मेरे से वेट नहीं उठ रहा। एक स्क्वाट मारा है मैंने, एक रैप मारा है स्क्वाट का, और मैं इसके घर चले गया कि मेरे से आज वर्कआउट ही नहीं हुआ। तो कह रही क्यों नहीं हुआ? मैंने कहा पता नहीं क्यों नहीं हुआ, मैं तो खा के भी गया था।
मेरी बॉडी फ्रोजन हो गई एकदम, उसके बाद हुआ ही नहीं। एक एक घंटा वॉशरूम और में कांस्टेंट कंपेयर कर रहे होगे इस समय पे कि यार अगर जैसे ये लोग टॉप पे हैं, इनकी बॉडी इनको सपोर्ट कर रही है, आपकी बॉडी नहीं कर पा रही, बार बार भाई, ये थॉट्स बार बार नहीं, कंपैरिजन मेरे को कभी भी आदत नहीं थी किसी से फिर? करने की, पर मैं बस परेशान होता था कि भाई मैं अपने आप से कंपेयर कर रहा हूँ कि मैं एक हफ्ता पहले तो मैं इतना सब कुछ कर रहा था, आज मेरे से कुछ हो ही नहीं रहा। और मेरे को बनानी भी फिटनेस में, अपना करियर फिटनेस में बनाना है। हाँ। और मेरे साथ ही हो रहा है। मैं कोच हूँ, मैं हाँ। लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ, पर मेरे से खुद कुछ नहीं हो रहा। मेरे को अगर मैं आधा घंटा वर्कआउट कर लूँ, फीवर हो रहा है, मैं इसके घर पे जाके बैठ रहा हूँ कि मुझे यार खाने से ही ठीक होगा, तो ये मुझे 4 ब्रेड और 8 अंडे बना के दे रही है क्योंकि मुझे डिसऑर्डर है और मैं वो खाऊंगा तभी मेरा फीवर उतरेगा। ये वाली चीज़ें भी हो रही थी मेरे साथ। होप भी तो चली जाती है इसमें। भाई बहुत डार्क टाइम था वो, एंड दैट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एटीट्यूड ओनली कि मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है, कर लो, और डोपामिन क्रैश हो रहा है जिसकी वजह से मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा। फिर दोबारा होप कैसे आई? भाई धीरे धीरे आई, ऑनेस्टली बताऊंगा कि मुझे पूरा 1 साल लग गया अपने बिंज ईटिंग डिसऑर्डर को ठीक करने में, और उसके बाद 2 साल एडिशनल लग गया IBS को ठीक करने में। उसके बाद जब चीज़ें अपने आप लाइक कंसिस्टेंटली मैंने देखा कि यार मेरी बॉडी अब मेरा साथ दे रही है, और बहुत लंबा टाइम हो गया था 6-8 महीने की भाई मुझे नहीं हो रही कॉन्स्टिपेशन, अनयूजुअल डायरिया नहीं हो रहा, और मेरे को फूड सेंट्रिक थॉट्स नहीं आ रहे, और मैं सेंटर्ड हो गया हूँ। आपके ब्रेन वैसे वायर्ड हो जाता है ना उस समय पे। हाँ, पैटर्न्स हो जाते हैं ना। हाँ। तो जितनी बार ये पैटर्न को रेप मारते रहोगे एवरी सिंगल डे, तो वो लेस डिफिकल्ट होता चला जाएगा। तो ये मुझे समझ आई जब मैं एक्चुअली में देख रहा था कि ये लेस डिफिकल्ट होता जा रहा है। दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि फिर कि अब तो भाई प्रेप करते हैं, इस चीज़ को यूज़ करते हैं। तो अब बहुत सही लगता है कि जहाँ पे मैं इतने एकदम डीप शिट में था, उसके ऑपोजिट पे हूँ, अब प्रेप कर रहा हूँ। बहुत डिफिकल्ट है भाई ये चीज़। टू कम फ्रॉम दिस काइंड ऑफ बैकग्राउंड। हाँ, इसलिए क्रेजी चीज़ें कभी नहीं करनी चाहिए, मैं तो ये कहूँगा कि एक्सट्रीम्स में क्यों रहना है, कि क्रेजी क्यों करना है, तो लाइक मिड में रहो। उस समय भाई मतलब बंदा इतना वो होता है ना, गर्म खून होता है उस समय पे। उस समय बंदा बोलता है ऑल इन जाऊंगा पूरा, हाँ। दिखा दूंगा करके। हाँ, ये तो है कि भाई सारा वेट आज ही मार दूंगा, सारा खाना आज ही खा जाऊंगा, पर फिर एक्सट्रीम्स करोगे तो फिर एक्सट्रीम्स देखने पड़ेंगे, इसलिए मिडिल में रहो। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इंटीरियर डिजाइनिंग बहुत ज़्यादा भाई इसका एक बहुत सही कॉन्सेप्ट है, लाइक शी इज द ओनली ऑनलाइन आर्किटेक्ट इन द वर्ल्ड, और कोई है ही नहीं। हाँ, सच में और कोई नहीं है। कोई है ही नहीं पूरी दुनिया में। इसने ये कॉन्सेप्ट बनाया है जिसके अंदर आपको बॉम्ब स्पेंड नहीं करना, और आपको वो सर्विस मिल जाएगी जो आपको एक ऑफलाइन आर्किटेक्ट, सपोज स्टार्टिंग प्राइस होगा उसका 1.5-2 लाख, आपको वो यहीं पे तभी मैं 20 देखा से है बहुत 30 सारे हज़ार लोग में, ना स्टार्ट नहीं कर रहे होते, मतलब आर्किटेक्ट को हायर ही नहीं कर रहे होते या इंटीरियर डिजाइनर को, क्योंकि स्टेक पे कितना कुछ है ना। हाईली एक्सपेंसिव भी होता है वो। तो आपने वो चीज़ को कैसे फिक्स करा था? यार सो बेसिकली मैं भी बहुत एक्सपेंसिव चार्ज करती थी पहले, ठीक है, जब मैं टर्न की प्रोजेक्ट्स लेती हूँ तो मैं भी करती थी, बट देन I realized that people are actually knowledgeable now. People have knowledge about the materials, about the designs, इतना देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, बहुत कुछ आता है लोगों को। एंड शायद लोगों को अब एक प्रॉपर आर्किटेक्ट नहीं चाहिए, हर इंसान को नहीं चाहिए, किसी को शायद थोड़ा बहुत हेल्प चाहिए, थोड़ी टेक्निकलिटीज़ में हेल्प चाहिए, थोड़ा सा ये चाहिए कि यार अच्छा कलर पैलेट चूज करा दो, हम कंफ्यूज हो गए हैं, बस गाइडेंस दे दो, बस गाइडेंस दे दो थोड़ी सी यार, ऊपर ऊपर से बता दो, उससे हमारा सॉर्ट हो जाएगा। दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि यार ये एक होल है यार, लूप होल है इंडस्ट्री में ना, ये कोई नहीं कर रहा। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज, इसने ही मेरे को एक्चुअली रियलाइज कराया कि यार तू कुछ ऑनलाइन क्यों नहीं कर रही है। एंड वही हमारी बातें करते करते हमें रियलाइज हुआ कि यार हम ये भी कर सकते हैं, लाइक वी कैन एक्चुअली, आई हैव नॉलेज, आई हैव डन अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स, तो अब मेरे को नॉलेज है, मैं कैसे दे सकती हूँ, हर इंसान तक कैसे पहुँच सकती हूँ। अब यू वोंट बिलीव, ऑनलाइन आपको इतना लाइक बैली एनीथिंग, ठीक है, एक पिज्ज़ा खाने जितना अमाउंट स्पेंड करना है, एंड यू गेट आर्किटेक्चरल एडवाइस। यार यही मेरे को चाहिए थे। थोड़े दिन पहले मैंने अपना घर बनाया था, उसके अंदर क्या करते थे, जितने भी आर्किटेक्चर से आप बात करते थे, आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिजाइनर से, वो बोलते थे जितना भी सामान है हमारे से लेना पड़ेगा। ये बहुत भसड़ है ये। यार स्कैम बहुत चल रहा है मार्केट में, सही बताऊं, हमारे से सारा सामान लो, हम ये करेंगे, इतनी फीस, इतनी फीस। मैं बोल रहा था मेरे को बस आप गाइडेंस दे दो कि मेरा कमरा ऐसा दिखना चाहिए, मैं जाके सामान ले आऊंगा और ऐसा करवा लूंगा। वही यार, पता है सबसे बड़ी बात ये है कि वहीं से आपको समझ आ जाता है कि सामान हमसे लो, ये हमसे लो, वो हमसे लो। इसलिए हेट भी मिल रहा है इसको बहुत। मेरे को बहुत हेट मिलता है इस बात पे, पर मैं सच बताऊं, मैंने जितने भी प्रोजेक्ट्स करे हैं, आई हैव ऑलवेज मेंशन्ड दिस इज माय आर्किटेक्चरल डिजाइन फी एंड दिस इज द कॉन्ट्रैक्टर्स मनी, आई हैव नो से इन दिस, एंड आई कैन वेरी प्राउडली से दैट आई हैव नेवर केप्ट अ कट इन एनी सॉर्ट ऑफ मटीरियल, एनीथिंग। यार मेरे को लगता है कि जो मैं डिजर्व करती हूँ उतना मेरे को मिलना चाहिए, जो मैं जिसके अंदर यार मैं फालतू 4 पैसे तुमसे एक्स्ट्रा कमा लूंगी, मेरे 4 खर्च भी हो जाएंगे, मैं ये बिलीव करती हूँ। एंड दिस इज सो कूल भाई, इसमें जितना आपका फायदा उतना ही इसका भी फायदा एज एन एंटरप्रेन्योर। ऐसा नहीं है कि कोई एनजीओ खोल के बैठी है, बट इसका लाइक दिस कॉन्सेप्ट इज सो कूल कि आपके जैसे इतने सारे लोग
ओवर बुकिंग पे चल रही है ये, इसका मिड नवंबर तक कैलेंडर बुकड है, और उसकी वजह से इसने लाइक 3 महीने में 150 से 200 प्रोजेक्ट्स कर लिए एक तरीके से घर बैठे बैठे, क्रेजी। जिसके टेस्टिमोनियल भी इसके पास हैं, पैसे भी इसने कमाए, नाम भी इसका हो रहा है, और सामने वाले का पैसा लग रहा है इतना सा, बस इसमें धंधा मंदा हो रहा है ऑफलाइन आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिजाइनर्स का, वो भी उनके अपने मेंटल बैरियर्स की वजह से। वो चाहे तो इसके साथ कनेक्ट होके बहुत सारी कोलैबोरेशंस कर वो सकते चाहे हैं। अपना भी कर सकते हैं। हाँ, बट ऑल दे आर डूइंग इज हेटिंग ऑन हर कि And- तू सस्ते में कैसे बेच सकती है वही, service। एंड यू वोंट बिलीव हाउ मच यू कैन गेट ऑन वन कॉल। मतलब आप सारा फ्लोर प्लान भी डिस्कस कर रहे हो, आप फर्नीचर भी डिस्कस कर रहे हो, कलर पैलेट भी कर रहे हो, डिजाइन कैसा होगा वो भी कर रहे हो, लोगों को सब समझ आ जाता है एक कॉल में। और आपको And then वो contacts भी अपने मिल आप रहे करा हैं। लेते हैं। लाइक मार्केट का लाइक जो शॉप है उसका नंबर भी मिल रहा है, वहाँ पे नेगोशिएटेड प्राइस है, आपको कॉन्ट्रैक्टर का नेटवर्क भी मिल रहा है, सब मिल रहा है। सब मिल रहा है, दैट इज अ बिग थिंग। तो आपको लोग कहाँ रीच आउट करें अभी, अगर कोई देख रहा हो जिसको करवाना हो? आप मेरे इंस्टा प्रोफाइल पे जाओ, मेरे बायो में लिंक है, गेट बुक डिजाइन ऑन कॉल लिंक है, उसको क्लिक करो एंड यू कैन बुक दैट। और अब सपोज करो पहले आप किसी ने पैसे पे कर दिए, थोड़े दिन पहले मैंने कमेंट पढ़ा था एक रील के अंदर जहाँ पे किसी ने पैसे पे करे, पर उसके बाद एक आपने उनको कमेंट में रिप्लाई करा था कि आपको कंसल्टेशन बुक करनी होती है, वो एक बार क्लियर कर दो। यार पता क्या होता है, कई बार क्या होता है ग्लिच है। देखो हमारा सिस्टम बना हुआ है, 99% लोगों के साथ ये होता है कि वो पेमेंट करते हैं, दे आर डायरेक्टेड टू माई कैलेंडर, दे बुक अ स्लॉट, और वो अपने कंफर्टेबल टाइम के अकॉर्डिंगली स्लॉट पिक कर लेते हैं, उनको मिल जाता है, मेरे पास बुकिंग आ जाती है। हाँ। कभी कभार ये होता है कि वो कैलेंडली तक नहीं पहुंच पाते ड्यू टू सम टेक्निकल इशू, कि कोई नेटवर्क सर्वर बंद हो गया है, कुछ हो गया, तो उस केस में मेरे पास ईमेल बटन है मेरी प्रोफाइल पे, यू कैन ऑलवेज ईमेल मी कि यार हमारे साथ ऐसा हुआ है। बट कुछ लोग क्या होता है, आ जाते कमेंट कर देते हैं आप स्कैमर हो, ये हो वो, तो आई कीप एन आई कि यार मेरे पास कहीं अगर कोई ऐसा बंदा आया तो मैं उसको खुद रीच आउट करती हूँ, कॉल करती हूँ, उनको समझाती हूँ कि ऐसे ऐसे है, आप ये लो मेरा लिंक, इससे आप बुक कर लो अपना स्लॉट। समझ गया। सो दैट्स हाउ इट इज। थैंक यू एकांश भाई एंड निक्की जी फॉर कमिंग ऑन द शो। भाई, बहुत बहुत अच्छा मजा लगा आया। ब्रो, जनरली हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन। हाथ टू हाथ भी हो गया। हार्ट टू हार्ट हो गया।